समग्र सभी को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम का विषय है वो है समग्र विकास के अभाव में भारत में पलायन की समस्या और उससे हो रहे दिक्कतें और उसको दूर करने में किस तरह से हम लोग जो हमारा ग्राम और नगर एडॉप्शन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ये कारगर हो सकता है। इस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और ये एक परिचर्चा है। गोपाल दास जी हमारे पुराने परिचित हैं। ये 2020 में हम लोगों के साथ थे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं और ये विषय थोड़ा सा मैं इसका बैकड्रॉप पे ले चलता हूँ कि क्या विषय एग्जैक्टली है क्या। और हमारे बीच में भाई कमलानंद जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो इस पे विस्तार देंगे कि किस तरह से पलायन की समस्या को ब्लॉक एडॉप्शन, वार्ड एडॉप्शन कार्यक्रम के माध्यम से उस पे काबू लाया जा सकता है। लोगों को स्वावलंबी वहीं पे स्थानीय स्तर पे बना के सहकारिता के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और साथ ही साथ उन समस्याओं को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आदरणीय भाई कमलानंद जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आदरणीय भाई कमलानंद जी। सबको प्रणाम। चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि समय का सदुपयोग भी हो और उसका कोई निराकरण भी हो। तो इसकी दिशा से मैं अपने पॉइंट रख रहा हूं 2-4 मिनट में। पहला पॉइंट, ये जो पलायन की समस्या है ये केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे विश्व के रूरल एरियाज की है। पूरे विश्व में, भारत में भी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। कई कारण हैं। एक तो गांव में काम है, मुश्किल है, सुरक्षा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, ये चीजें हैं। तो इसलिए जो ये डेवलपमेंट का मॉडल जो विश्व को ये दिया, जीडीपी आधारित, पर कैपिटा आधारित, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित, दवाइयाँ, मेडिकल कॉलेजेस, बड़े बड़े मुकदमे, तो ये सारे पृथ्वी का दुर्भाग्य है कि जो विकास का मॉडल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और समृद्धि की विकृत परिभाषाएं, ज़्यादा एसी, ज़्यादा बड़ी कार, ज़्यादा बड़े बंगले, ज़्यादा बड़ा ये पैकेज, टीए डीए, गर्मी में मर रहा है, जूता टाई सब चाहिए, तो ये विकृत विकास के मापदंड है। मेरा पहला पॉइंट ये है कि दुनिया इससे त्रस्त है। दूसरा, उत्तराखंड में ये समस्या थोड़ी गंभीर इसलिए हो गई कि एक तो धड़ाधड़ 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 शहर बढ़ते गए, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार बड़ी तेजी से बढ़ते गए, और गांव उस सेंस में उपेक्षित रहे। और गांव का जो स्वावलंबन, स्वाभिमान, पर्यावरण वगैरह वगैरह था, वो नेचुरली लोगों को सुविधा के अभाव में वो गांव से भागते गए। और जब एक भागता गया तो फिर देखा 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 देखी कुछ ऐसे गांव हो गए जो बिल्कुल ही भूत गांव हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। तो उत्तराखंड के लिए समस्या और भयंकर इसलिए कि विकास का जो मापदंड है, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े रेलवे जाना, बड़े बड़े वो हो जाना, बड़े बड़े होटल बन जाना, और इसकी वजह से एक भयंकर स्थिति गंभीर हो गई है। अब मेरे चौथा और पांचवा पॉइंट, अभी उत्तराखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 40% लोग निर्विरोध आए हैं। ये निर्विरोध आना एक चीज का लक्षण है। लक्षण ये है कि लोग चुनाव से ऊब गए। तो जैसे विकास में आप शहर से, मुकदमे से, दवाइयों से, टाई से, गर्मी से, बिजली से, एसी से ऊब जाते हैं, उसी तरह लोग चुनाव से भी लगभग सब जगह, भारत में ही नहीं विदेश में भी ऊब गए हैं। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। तो ऐसी दिशा में जो ये ग्राम स्तर पर 40% आए हैं निर्विरोध, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन, एक लक्षण है, अगर हम उसको सही दिशा में अब विकास के माध्यम से जोड़ दें। तो इसके लिए ये माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और ब्लॉक अडॉप्शन एंड अडाप्टेशन प्रोग्रामर, इसमें संतों का, पत्रकारों का, इन्वेस्टर्स का, हेल्थ वालों का, सबका हम इसलिए बोल रहे बार 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 कि बिगाड़ने में सबका रोल है, तो सुधारने में भी सबका होगा। तो ऐसी दिशा में कोऑपरेटिव के माध्यम से पैसा उपलब्ध है,
लेकिन कोऑपरेटिव में भी पूरे भारत में गड़बड़िया ही गड़बड़िया हुई है। अब हम गड़बड़ी वालों को तो ज्यादा देखते हैं, और जहां कोऑपरेटिव अच्छी चल रही है उनका कोई नाम ही नहीं लेता है, जैसे अपवादों का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो ये भी दुर्भाग्य है। तो ऐसी स्थिति में मेरे अंत में 2 पॉइंट्स है। पहला, आप सब अपना दिमाग लगाइए कि ये जो विकास का ढांचा है, क्या वाकई ये सस्टेनेबल है, और अगर नहीं है तो फिर विकल्प क्या है। तो विकल्प में ये है कि आपको, हम सबको विकेंद्रीकरण, डिजिटलाइजेशन, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वदेशी का वाकई पकड़ना पड़ेगा, जो आज मुश्किल है, क्योंकि स्वदेशी का अभियान इतने दिनों से चल रहा है, क्या निकला। अभी अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा स्वदेशी और गाय पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हमारा दुर्भाग्य है कि कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस गोष्ठी गोष्ठी चर्चा इतनी होती है, और उसका एक्शन प्लान, अभी मैं यही बोल रहा था कि जो हमने देहरादून में मीटिंग की, लोग अपने खर्चे से आए, हमने भी कुछ खर्चा किया। अब ये खर्चे के बाद जो हमने मोटे मोटे बनाए, जैसा पिथौरागढ़ का मॉडल, चमोली जी का मॉडल, डॉक्यूमेंटेशन, फालतू की बात करने के बजाय जिसको काम दिया वही खसक लेता है कि मैं तो अभी बिजी हूँ, ये हूँ, ये मैं। अभिषेक जी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जी ऐसी जी। दिशा में सब लिखे, और सब लिखकर अपना स्वार्थ का प्लान बनाए, ट्रेनिंग का हो, मार्केटिंग का हो, मॉनिटरिंग का हो, इवैल्यूएशन का हो, बीमारी का हो। अभी हमारे चतुर्वेदी साहब उधर में प्रोग्राम कर रहे देहरादून में, और मैंने उनका देखा, तो ये अपवाद है। वो अकेले अकेले तो कर ही रहे इतने सालों से, नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन जब मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनेगी, और स्वास्थ्य के साथ शास्त्र, समृद्धि, ये भी सब आएगा सुरक्षा के साथ, तो उसका एक मजा भी अलग होगा, और एक बड़ा काम, लास्टिंग काम होगा वो। तो मैं अपनी बात अंत में कहूंगा कि इतना 3 साल, 3 महीने से करीब ये गोष्ठियां हो रही है। अभिषेक जी ने अलग अलग मंच बनाए, अलग अलग समय में ये खोले है, वो खोले। अब जरा एक वो 2-4 लोगों के साथ बैठकर एक रिव्यू कर ले कि अपन जहाँ जो अंतिम लक्ष्य है कि भारत एक समृद्ध नागरिक के समाज के नाते, विश्व गुरु के नाते, जिसके पास जो जो संभावना है, तो उसमें तो हमारा तो ये भी मत है कि अब हमको एक 4-5 अपने महामंडलेश्वर स्वयंभू के रूप में जो जनता से जुड़े हैं, जनता में पेड़ों में, पानी में, गाय में, स्वास्थ्य में, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट में कर रहे हैं, उनको आगे लाना चाहिए, उनकी प्रतिभा बढ़ाना चाहिए। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा अंत में, कृपा करके एक लिखिए आपके अनुभव, आपका जो भी उम्र है, सोच है। मैं तो लिख रहा हूँ। अभी हमने कहा था उसमें कुछ नहीं हुआ, किसी का सहयोग नहीं मिला, तो हमने तो अपना कर ही दिया है। विश्व गुरु की रणनीति भाग 2, और अभी गोष्ठी हुई थी वहाँ पर जयपुर में गाय पर, अभी फिर हो रही है 13 तारीख को दिल्ली में, फिर होगी एक और उसके बाद में। पॉइंट ये है, गोष्ठी गोष्ठी से अगर नीतियों में परिवर्तन, बैंकों में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, धंधे में परिवर्तन, मार्केटिंग में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं आया, तो गोष्ठी तो अपने आप ही समस्या का वो नहीं देती है ना, चाहे घंटों बोल ले। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सब हम लोग एक्शन प्लान वाले बने, और ये जो पलायन का सीधा सीधा संबंध है नीतियों से, और नीतियां बनी है अब तक वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, यूनाइटेड नेशंस, ये अमेरिका भी बहुत बनाता रहा है। ये पहली बार ट्रम्प जी को आभार देना चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि भाई स्वदेशी में जाओ, अपना अपना भला करो, अपने अपने गांव में जाओ, सब अमेरिका में जाके क्यों बैठ रहे। बात तो बिल्कुल सही है। क्या उनकी साइंटिस्ट की अपने देश में जरूरत नहीं है? क्या ये देश उनको उचित वो नहीं दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे रहा है? तो ये तो हम सबको सोचने की बात है कि हमारे यहाँ का टैलेंट क्यों जाता है बाहर। तो शहर का वो इतना दिनों से हमारे लोग वहाँ चिल्लाते रहे कि पहाड़ का जवानी, जंगल, पानी सब बह जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों? तो नेचुरली नाटक नाटक जब तक चलता रहेगा वो ये होता रहता है। इसलिए गांव को समृद्ध करने के लिए ये जो 96 ब्लॉक्स में लोग जिन निर्विरोध जीत कर आए हैं, उनके माध्यम से अच्छी नेतृत्वशाला, अच्छे लोग आगे आए, धंधे बढ़ाए, मेरे ख्याल से बहुत अनिवार्य है। मेरे ख्याल से मैं 5-7-10 में बोल चुका हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपा करके प्रश्न करें, और अपने लिए शुभ लाभी धंधा उसमें ढूंढे कि किस तरीके से ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में, अल्टरनेटिव में, टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी सुधार में, सोच बदलने में, मानसिकता बदलने में गुरुकुल के माध्यम से क्या हो सकता है। हमने गुरुकुल के लिए इतने प्रयास किए, अब तक असफल रहे।
बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो यही पॉइंट है कि जो कर रहे हैं उन्हीं को कैसे अच्छा देखते हुए रेप्लिकेट किया जाए। ठाकुर जी ने अपनी सेवाएं दी, हम उनके यहाँ गए, वो तो हर तरीके से सहयोग देने को तैयार है। मगर अगर हम ही केवल बातचीत में अटक रहे हैं कि चर्चा चिंता, निकल कुछ नहीं रहा है, एक्शन में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये जो पलायन की समस्या है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसका उत्तर मुझे जो दिख रहा है वो यही कि हम उसमें उन गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाए, उन्हीं लोगों की, उनको फंडिंग, और गाय, बद्री गाय को जोड़ते हुए, घास भी है, जैविक भी है, मिलेट भी है, सब उसमें करे। इसमें हमारे टेबुटिया जी ने बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। काम मुश्किल है, और मुश्किल है इसीलिए बार 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 उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो अगर उत्तराखंड में ये जो गांव है हमारे, अभी वो जो अंजना जी मिली है हमको, जो 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 उपरीति साहब के, जो जो चतुर्वेदी साहब के साथ में वहाँ बहुत अच्छा हेल्थ का काम कर रही है, उत्तराखंड की है। अंजना जी का घर वर है वहाँ देहरादून में। उसको भी मैंने कल अनुरोध किया कि आप लीडरशिप लेकर महिला आधारित कोऑपरेटिव बनवाकर, पैसे की कमी नहीं है, और स्वावलंबन स्वाभिमान को उसमें काम दे। देखिए, प्रभु इच्छा, जब होगा तब होगा। लेकिन हमारा एक जरूर प्रयास है कि चूंकि अभी अग्निहोत्री वो अपने वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर जी, और मरीज देख रहे हैं, तो ऐसी दिशा में वो वहाँ पर ये भी काम करे कि जो पलायन के गांव हैं वो कैसे समृद्ध गांव बने, और एक नई सोच विश्व के लिए, देश के लिए हो कि भैया बद्री गाय को उसका हक तो लेने दो, घास हो जाए, सोसाइटी बन जाए, दूध हो जाए। वहाँ पर लोग करने वाले कर ही रहे। हमारे उनियाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने गांव के लिए। अब प्रश्न है अपने लिए करना, दूसरा दूसरा समाज के लिए भी करने के लिए प्रेरणा देना, जिसको अपन बोलते हैं फूकनी और टोकनी, फूटो मॉडल। तो आइए, मेरी शुभकामना है सबको, प्रणाम कहते हुए मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ में एक्शन ओरिएंटेशन आना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्शन लंबा नहीं हो सकता, तत्काल से क्या हो सकता है, इसके लिए वॉलेंटियर के साथ उनको कमाई भी मिले। और ये पलायन जो हुआ है पूरे विश्व का, सब लोग अमेरिका 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 अमेरिका, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, तो ठीक है, अब वो हवा बदलेगी ऐसा कम से कम मुझे पूरा विश्वास है। और वो बदलेगी हवा भले के लिए। गांव छोड़ा था शहर जाकर भले के लिए, अब शहर छोड़कर गांव जाएंगे तो वो भी भले के लिए। तो प्रोपेलिंग फोर्स जो है, जो उसका प्रेरक तत्व है, वो भला है, गुणवत्ता है, जीवन का आनंद है, दवाई और स्वास्थ्य है। तो अल्टीमेटली शहरों का हालत आप देख ही रहे हैं, और कोई भी शहर उसे छूड़ा नहीं है। तो ये हवा गति पकड़ेगी जैसे जैसे फूटो मॉडल के अंतर्गत हवा बनाई जाएगी, आकर्षकता की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार के बजाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सामाजिक इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ेगा, तो गति बढ़ेगी, ऐसी मुझे पूरी पूरी आशा है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मैंने अपनी बात रखी है एक्शन के साथ। अगर ये एक्शन में किसी को कुछ आपत्ति हो या कठिनाई हो या अव्यावहारिक लग रहा हो, तो मैं यही कहूँगा कि आइए एक ब्लॉक लीजिए, उसमें अपन मिलकर काम करते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि उसमें ये जो कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारी समिति के माध्यम से धंधे बढ़ाने का धंधा है गांव के अंदर में, उसको गति मिले। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, और आइए मिलकर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। आज आज ही 7 से 8 के कार्यक्रम में 3 राज्यों का जो कार्यक्रम है, और बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर आ, जो कमेटियां गठित करने और उसमें लोगों को चिन्हित करके जोड़ने पर समीक्षा हुई है कि, क्योंकि हम लोगों ने उन 3 राज्यों में नवंबर तक ब्लॉक स्तर का संगठन खड़ा करने का लक्ष्य रखा था, और अभी 2 महीने शेष हैं। वो 3 राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल और हरियाणा। तो अभी उसमें जैसे संगठन खड़े होंगे, तो साथ ही साथ उनमें से साथी अलग अलग स्तरों पे काम भी करेंगे। इसका जो टेस्ट होगा उस हिसाब से वो उस क्षेत्र में जुड़ के उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो उस पर काम करेगा, और चीजों में गति आएगी। तो अभी आदरणीय रणवीर शर्मा जी, आदरणीय जेसी उप्रेती जी, आदरणीय बलदेव राजपूत जी ने इन 3 ही राज्यों में ब्लॉक स्तर का संगठन खड़ा करने का पूरा जोर लगा रखा है, और उसके लिए वो प्रतिदिन 10-12 घंटे काम कर ही रहे हैं, और अन्य साथी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो
जल्द ही ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इन 3 राज्यों का तो कंप्लीट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोग काम कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और साथ ही अपने अपने क्षेत्रों को पकड़ के काम करना शुरू कर चुके हैं। अब जैसे जैसे वो उसको जमीन पे उतारते जाएंगे, वैसे वैसे उनका रिजल्ट भी सामने आता जाएगा, और जो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे उनका भी हमें पता चलता जाएगा कि उनको जो आवश्यक सहायता देनी होगी वो दी जाएगी। और अगर नहीं फिर भी कर पा रहे हैं तो उनकी जगह में और अन्य साथियों को उनके साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वो उसको आगे बढ़ा पाएं, मजबूती से आगे ले जा पाएं। हमारे बीच में कई सारे साथी हैं, 19-20 साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा जीवन चंद्र रुपेती जी से कि वो आए और ये उत्तराखंड के विषय में जो आदरणीय भाई कमलानंद जी की चिंता है उस पर थोड़ा सा विचार रखें। और ये जो हमारा विषय है माइग्रेशन का, पलायन का, और पलायन में किस तरह से ब्लॉक एडॉप्शन के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे नवंबर तक के लक्ष्य हैं उसके बारे में बताएं। आदरणीय श्री जीवन चंद्र रुपेती। आदरणीय उत्पेती जी। उत्पेती जी, अभी आवाज शायद उनको सुनाई नहीं दे रही है। आ, आ, उत्पेती जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। चलिए, तो हम इसको चर्चा को जारी रखते हैं। पलायन में एक आर्थिक कारण है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण है कि हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है। लेकिन एक और भी कारण सामने निकल के आया है अभी। इसको, वैसे तो इस पर एक पूरी रिपोर्ट 2020 में हम लोगों ने बना के प्रधानमंत्री को दी थी। नेशनल माइग्रेंट कमीशन का रिकमेंडेशन किया था, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बिहेवियरल पैटर्न का चेंज होना, हमारे समाज की सोच का बदलना। हमारे समाज में सक्सेस के रोल मॉडल कुछ ऐसे स्टेब्लिश हुए हैं जिससे कि समाज में एक ये धारणा घर कर गई है कि जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा और बाहर नहीं कमाएगा तब तक उसका परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इस सोच में हमारा आज का समाज जकड़ चुका है। ये सोच ऐसी कुछ है कि उनको लगता है कि किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा दें, या नहीं पढ़ाई कर रहा है तो भी उसको किसी तरह से बाहर भेजें, और वो बाहर जाएगा तो कमा के लाएगा और अच्छा कमाएगा। तो ये समस्या जो है, जो हमारा हिंदू समाज है उसमें कुछ ज्यादा ही है, और अन्य समाज में भी है, लेकिन हिंदू समाज में कुछ ज्यादा इस तरह की प्रवृत्ति अ, देखने को मिलती है। और इस स्थिति के कारण, इस मनोदशा के कारण भी पलायन हो रहा है। तो आर्थिक विषय तो है, मैं मैं बोलता हूँ कि हाँ है, बिल्कुल है। जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं तो पिछड़ापन एक विषय है। लेकिन जब दिल्ली से पलायन होता है, या फिर जब कानपुर जैसे शहरों से पलायन होता है, तो वहां पर ये सोच पर ज्यादा बात आती है, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर रोजगार के अवसर भी हैं, वहां पर ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको आधार बना के कोई ये बोल सके कि हमको यहाँ से बाहर जाना है। वो एक कल्चरल पैटर्न बन गया है आज के कल्चर का, आज का बिहेवियर का। और इसमें कुछ हद तक हमारे जो एंटरटेनमेंट मीडियम है वो भी जिम्मेदार है, जो प्रचार के माध्यम है वो भी जिम्मेदार है। इस विषय पे भी हमें थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह से हमारे समाज की सोच को बदलने का प्रयास इन मनोरंजन और प्रचार के माध्यमों के नाम पे किया जा रहा है। और हमारी जो पुरानी प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था बनी हुई थी या संयुक्त कुटुंब व्यवस्था बनी हुई थी, उसको तोड़ करके एकल फैमिली के तौर पर स्टेब्लिश करने का और उससे भी बियॉन्ड ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का समाधान इस ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम से निकाला जा सकता है जब हम इसको समग्रता से ले जाएं। कल जो चर्चा का विषय था उसमें बुजुर्गों को किस तरह से हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, उस पर बात हो रही थी।
इसी को अगर हम बढ़ाएं तो बच्चों को किस तरह से बचपन से ही ट्रेन किया जाए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, इस पर काम हो। तो ये सारे विषय जो हैं, ये विषय जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का जो हिस्सा रहे हैं, उनको कैसे पुनर्जीवित कर कर समाज के सामने लाया जाए और उनको फिर से रिस्टेब्लिश किया जाए, ये भी एक विषय है। तो मैं प्रशांत चतुर्वेदी जी का आग्रह करूंगा, क्योंकि वो अभी कैंप लगा रहे हैं। प्रशांत जी आए और थोड़ा सा इस पे वक्तव्य रखें, फिर इसके बाद राहुल शर्मा जी का टर्म आएगा। प्रशांत चतुर्वेदी, प्रशांत जी, विषय जो है, हमें विषय पे ही बात रखनी है कि किस तरह से माइग्रेशन को हम ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन कार्यक्रमों के माध्यम से अंकुश लगा सकते हैं, उनका वो कर सकते हैं। प्रशांत जी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का जो विषय है पलायन के संदर्भ में है। तो पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा विषय ये कि हम वहीं के वहीं उनको रोजगार दें, चाहे चिकित्सा के, शिक्षा के, अन्य क्षेत्रों में जैसा भी बन जाए। तो इस विषय पे हम लोग यहाँ अभी उत्तराखंड में हैं, यहाँ देहरादून में हूँ, हम कैंप लगा रहे हैं, प्रयास रहते हैं कि यहीं के लोगों को तैयार कर दिया जाए और यहाँ कोऑपरेटिव मॉड्यूल के आधार पे यहीं अपने सेंटर डेवलप कर लिए जाएं, तो उनको रोजगार मिल सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी भी उनकी डेवलप हो सकती है। इन विषयों पे हम यदि साथ मिल करके इनका प्रचार करें कि हाँ भाई, हम स्वस्थ हो सकते हैं। जैसा कि आज हमने मंदिर में एक कैंप लगाया था, तो लोगों को ये भ्रम दूर हुआ कि यहाँ पर कोई चिकित्सा का साधन उपलब्ध नहीं है, नहीं हो सकती हमारी कोई चिकित्सा। ऐसी ऐसी स्थितियां थीं कि वो लोग जरा जरा सी बात के लिए, किसी का पेट में दर्द है तो कहीं दूर जाना है, उनकी चिकित्सा यहाँ हो नहीं पा रही है, कुछ बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, कुछ दिल्ली जाना है। तो हर चीज में, मतलब चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में, हम इस प्रकार के डेवलपमेंट देखें कि यहाँ के कुछ कॉलेज हैं, वो सुनने में आया कि यहाँ 15,000 में वहीं से जॉब करते हैं बंदे, और वहीं से पास आउट होते हैं, मतलब और वापस से वहीं 15,000 में जॉब करते हैं एज ए प्रोफेसर। अब आप सोचिए कि स्थितियां ये हैं कि उनका शोषण भी ना हो और स्कूल कॉलेजों का भी शोषण ना हो, इसके बीच की कोई स्थिति कोऑपरेटिव मॉडल ही हो सकता है। तो हम प्रयास करते हैं, यहाँ के आज प्रधान को भी बिठा करके हमने मीटिंग ली कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि नए नए प्रधान जुड़े हैं। उन्होंने भी इस पे, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्दी आदमी कैसे ठीक हो सकता है। तो हमने कहा इतनी जल्दी ही ठीक हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जो बंद पड़े स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, इनको हम चिन्हित करके यही व्यवस्थाओं को हम कोऑपरेटिव मॉडल पे वहाँ उनको गोद लेकर के चलाएं, और समाज के लोग चलाएं, गांव के लोग चलाएं, तो ये काम हो सकता है। तो उन्होंने एक बड़ी मीटिंग कल बुलाई है इस संदर्भ में। महिला यहाँ प्रधान है, तो महिला प्रधान है, तो उनको भी लगा कि नए नए हम आए हैं तो कुछ कर देना चाहिए। तो उन्होंने कई, यहाँ कोई हॉल है, कई गांवों के बीच में है, तो वहाँ लोगों की पहुंच ज़्यादा अच्छी संभव है, ये सोच करके उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई है। तो देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। कल कल और लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जुड़े और इस विषय पर काम हो। मेरा केवल निवेदन आज इतना ही है, और हम जितने भी सदस्य जो अभी देहरादून से जुड़े हैं, वो भी इसमें अपना हाथ बटाएं, ये सूचना अपने लोगों को प्रेषित करें जो देहरादून में इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इस प्रकार के जी। हमने कैंप की व्यवस्था की है, और टेक्नोलॉजी वाइज, मतलब बिना दवा के आज तो कुछ किया ही नहीं हमने, बिना दवा के लोग ठीक हो गए बहुत सारे, तो जिनको कई कई सालों से पेल्विक बोन की पेन थी, एक ही बार में सब ठीक होके चले गए। कुछ पहाड़ी इलाकों में झटके वटके लग जाते हैं, तो उनके कारण उनकी कोई हड्डी सरक गई है, उसकी कोई प्रॉब्लम है। नई उम्र में ये सारी बहुत सारी परेशानियां भुगतने को लोग मजबूर हैं, और इसका कोई समाधान भी नहीं है। समाधान छोटा छोटा पहले गांव में हुआ करता था, उनको एक छोटा सा रोजगार भी मिलता था, वो लोग छोटे मोटे करके उनको ठीक कर लिया करते थे। और यहाँ ये स्थिति अब नहीं है, बदलाव बहुत तेजी से आया है, सबकी सोच में भी बदलाव आया है कि हमें बाहर जाना है। लेकिन हम इस प्रकार के यदि अवसर यहाँ प्रदान करें, तो मुझे लगता है कि
गांवों का पलायन रुक सकता है, इस पर काम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। अभिषेक जी का आभार, आपने ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। सभी को धन्यवाद कि प्रशांत जी को आपने सुना, और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो वो हमारे एक महामंडल सर भी हैं, राहुल शर्मा जी। ये विषय जो है, ये पलायन जो है, उसको किस तरह से ये ब्लॉक और विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम, वार्ड अडॉप्शन प्रोग्राम के माध्यम से कम किया जा सकता है पलायन को, और किस तरह से ये समस्या बढ़ी है, इन दो विषयों पे थोड़ा सा बात रखिए आदरणीय राहुल इन शर्मा। नमस्कार जी, नमस्कार। इन दो विषयों के साथ साथ एक दूसरा विषय जो अभी इन्होंने कहा था उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले इन जी दो विषयों की बात है तो पलायन जो है उसका सिर्फ एक ही कारण था। वो कारण ये था कि हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी जो है वो हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड रही शहरों के आसपास। जो भी अपॉर्चुनिटी है वो शहरों के आसपास है, ग्रामीण इलाके में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इसको इस तरह से आगे हम विकसित करें कि फूड प्रोसेसिंग अगर ग्रामीण लेवल पर किसान ही करे, गांव में ही की जाए फूड प्रोसेसिंग, उसकी ब्रांडिंग गांव में ही की जाए, और फिर उसको गांव से जहाँ भी उसकी आवश्यकता है वहां भेजा जाए, तो इसके लिए हमें हमारे किसानों के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उन्हें सिखाना पड़ेगा कि जो उत्पाद वो बना रहे हैं, जैसे गेहूं अगर वो बना रहे हैं, गेहूं उत्पादित करते हैं, करने के बाद वो गेहूं बेच देते हैं। एक आसान सा जरिया है। यहाँ भी मैं अभी फूड जो इंडिया ये लगा है, वर्ल्ड फूड इंडिया, मेरी एक आदत है, मैं हर आदमी से संवाद करता हूँ। तो वहाँ जो दरबान है, टॉयलेट के सामने जो गार्ड बैठा है, उससे मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो वो बोले कि जब यहाँ जरूरत होती तो मैं यहाँ आता हूँ, बाकी मैं मेरे गांव में खेती करता हूँ। क्या खेती करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं गेहूं लगाता हूँ, और वो केमिकल वाला गेहूं है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कल उसको पूरी रूपरेखा समझाई जाएगी, क्योंकि उसने 3 बार मुझे पूछा कि जाने से पहले कैसे प्राकृतिक खेती में करूं, कैसे मैं इस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को और फर्टिलाइजर को बाहर निकालूं, और मैं कैसे प्राकृतिक खेती करूं। मैंने उनको कहा कि बीज आप हमसे लीजिए, गेहूं बाजार में 30 रुपए केजी जो बिक रहा है वो नहीं लगाना है, आप सोना मोती लगाइए 60 रुपए केजी, वो मैं खरीदूंगा आपसे। तो एक नया किसान हम जोड़ेंगे जो प्राकृतिक खेती करेगा। तो अब प्राकृतिक खेती की, अब जैसे गेहूं निकला, गेहूं निकलने के बाद उसका दलिया बनाया जा सकता है, गेहूं का उसका आटा भी पीसा जा सकता है। हम अगर ये कहें कि नहीं ये शहरी क्षेत्र में होता है, ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इसको बना करके भी शहरी क्षेत्र में भेजा जा सकता है। तो हम लोगों को इस विषय में भी काम करना पड़ेगा कि कैसे हमारे उत्पादक जो हैं, मतलब जो जमीन से उत्पादित कर रहे हैं चीजों को, जैसे बहुत सारी चीजें, आम शहर में तो होता नहीं है, ग्रामीण परिवेश में ही होता है। तो आम का पल्प निकालना उनको सिखाया जाए, आम का अचार बनाना उनको सिखाया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वो करने पर जिस पलायन की आप बात कर रहे हैं वो आहिस्ते आहिस्ते कम होगा, क्योंकि रोजगार के साधन यहाँ होंगे, बिजनेस यहाँ डेवलप हो रहा होगा, तो लोगों को शहरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। फिर कल वो एक बात और हो रही थी कि माता पिता गांव में रह जाते हैं और हस्बैंड वाइफ जो शहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ भी शहर में साथ नहीं रह रहे हैं। वाइफ दिल्ली में नौकरी कर रही है और हस्बैंड मेरठ में नौकरी कर रहे हैं। तो परिवार अब एकाकी, परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली के भी आगे बढ़ गए हैं हम, जहाँ बच्चे कहीं एक जगह रह रहे हैं माँ के साथ, और पिताजी जो है वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं। तो वो परस्पर जो नाता एक घर का होता है वो भी खत्म हो रहा है। दूसरी बात, अभी अभी जो बात हुई, एक सेकंड मुझे समय देंगे आप, क्योंकि मेरे को एक क्या है, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो मुझे कई चीजें क्या याद नहीं रहती। अभी किस विषय पर बात हो रही थी यहाँ, चलिए मुझे याद आएगा तो मैं वापस आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हम अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे छोटे कस्बों में सहकारिता के माध्यम से इन सब चीजों को आगे बढ़ाएं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो शहर न जाए, शहर भी जाए लेकिन हमारे हाथों में भी हो, ताकि हम इसको गांव में बना सकें। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सिक्किम का यहाँ एक स्टॉल लगा है, अद्भुत स्टॉल है। सिक्किम के छोटे छोटे गांवों से महिलाओं ने यहाँ लाकर आकर के अपना छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं। कोई मशरूम पैदा कर रही है, कोई गुजिया बना रही है, कोई नमकीन बना रही है, कोई अचार बना रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो कोई शहरी क्षेत्र की महिलाएं नहीं है। अगर ये काम सिक्किम में हो सकता है तो ये काम किसी भी प्रांत में हो सकता है। सिर्फ हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है, जो आप सारे अद्भुत लोग बदल ही रहे हैं और लोगों को सिखा ही रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो विषय जब मुझे याद आएगा तो मैं, हाँ आ गया मुझे याद। वो विषय ये था कि जैसे हम कल बात हो रही थी कि हमारे बुजुर्गों को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें हमारे सिस्टम में। तो हमने बहुत समय से ये कहा कि गौशालाएं जो हैं, उन गौशालाओं के पास जमीन है, गौशालाओं के पास बहुत सारी गौशालाएं ऐसे हैं जिनके पास जमीन प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में जमीन है। जिन गौशालाओं के पास जमीन कम है, उनको किसान जो है उसको अपनी खाद, हर गौशाला को किसान को खाद फ्री में देनी चाहिए कि हमारा जो गोबर है वो आप खेत में ले जाइए, इसकी इतनी वैल्यू है, हम आज आपसे पैसे नहीं लेंगे। क्योंकि किसान के लिए गोबर खरीदना, उसके पैसे खर्च करना भी आसान नहीं है। हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल थी कि हम गोबर कैसे खरीदें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ी जो रकम है वो गोबर पर खर्च होती है, गोबर की खाद पर। गौशालाएं अपना गोबर किसानों को चिन्हित करें, 5-6 किसान अपने आसपास, उनको गोबर फ्री में दें एक समय के लिए कि आप ये गोबर लीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए। जिस दिन आपका उत्पाद निकल जाएगा, गेहूं कट जाएगा, गेहूं बिक जाएगा, उस दिन हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये जो गोबर हमने आपको दिया है उसके बदले में हम आपसे चारा लेंगे। क्योंकि जब हम पैसा लेते हैं तो चारे की रेट बढ़ती रहती है, कभी वो 4 रुपए होती है, कभी वो 8 रुपए होती है। तो पैसा तो आपने लिया 4 रुपए के समय, और जब 8 रुपए के समय खर्च करना पड़ा तो आपका पैसा आधा हो गया। तो आप चारा उससे लीजिए। तो इससे क्या होगा कि गौशालाएं जब फ्री में या 5 महीने की उधार पर गोबर देंगी, तो गौशालाओं का आना जाना किसान के यहाँ होगा, एक पारिवारिक रिश्ता बनेगा किसान का और गौशाला का। और जब किसान का प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा, गेहूं निकलेगा या जो भी अनाज वो पैदा करे वो निकलेगा, तो गौशालाएं जो हैं उनके कस्टमरों को वो बेच सकते हैं कि ये गौशाला के कस्टमर हैं, गौशाला से कनेक्टेड हैं, तो उनका सामान आसानी से बिक जाएगा। और इस सारे काम को करने के लिए, इस देख रेख को करने के लिए, हम जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको गौशालाओं और उन किसानों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए काम होगा, उनका अनुभव हमारे काम आएगा और उनका इनकॉर्पोरेशन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। अ, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां जो हैं, ये इसी को क्षेत्रवार, इसको लोगों के माध्यम से, जो अपने क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं उनके माध्यम से जमीन पे उतारने का प्रयास हो रहा है, और इसी का नाम दिया गया है विलेज एडॉप्शन, ब्लॉक एडॉप्शन, वार्ड एडॉप्शन। तो हमारे बीच में यूएस तेवतिया जी हैं। यूएस तेवतिया जी बहुत ही विद्वान हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और चर्चा को आगे सभी बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। मैं इस अभी चर्चा सुन रहा था। मुझे लगता है कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो या तो सर्विस क्लास हैं या सर्विस क्लास के बच्चे हैं, और कम इसमें से किसान हैं जो डायरेक्ट खेती कर रहे हैं, जो मुझे लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जो किसान काम कर रहे हैं, या पहले गांव में क्या होता था, बढ़ई भी होते थे और सब कुम्हार भी होते थे, नाई भी होते थे, सब मिलके काम करते थे। अकेले ये नहीं कि एक जो किसान है या जमींदार है वही मालिक होता था। वो अनाज भी देता था उनको 6 महीने में, 3 महीने में, सब मिलके काम करते थे। अब वो सिस्टम हो गया खत्म। अब खेती करना, चाहे वो पहाड़ पे हो और चाहे प्लेन पे हो, वो अब घाटे का सौदा है। ये आपको मानना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट का सौदा नहीं है, चाहे आप ऑर्गेनिक लगाएं चाहे आप केमिकल करें। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो धान मार्केट में आ रहा है वो 2800 रुपये का रेट है। अब आप लगाइए 2800 रुपये में, उसमें 2600 रुपये तो उसका खर्चा आ रहा है, उसका बीज का, पानी का, खाद का। 2600 रुपये उसका खर्चा आ रहा है, 2800 रुपये वो जा रहा है, तो उसको क्या बचा? और कुछ का तो ऐसा लगता है बराबर ही बैठे। तो जब घाटे का सौदा है, उसकी कोई मार्केट में रेट नहीं है, अभी भी जो पैसे कमा रहा है किसान से, जो आड़ती है वो कमा रहा है, किसान नहीं कमा रहा। जो एंड कंज्यूमर है वो पैसे उसके लग रहे हैं, या मेहनत कर रहा है किसान। तो जो बीच में आड़ती है, जो वो पैसे कमा रहा है, वो कोई गरीब नहीं है। उसने आज तक किसी ने सुसाइड नहीं किया भारत में, किसान ने सुसाइड किया है। रही बात गौशाला की,
मुझे लगता है जो गौशाला है वो ऐसा ही है जैसे हमारे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम है। मैं वृद्धाश्रम में और गौशाला में कुछ ज्यादा अंतर नहीं समझता, दोनों एक ही चीजें हैं। आप प्रैक्टिकली देखें कि जो गाय किसान के 1 या 2 या 4 गाय होती हैं, वो जो सेवा कर सकता है वो कभी भी गौशाला में सेवा नहीं की जा सकती, आप सब जानते हैं। कुछ गौशालाएं हैं उनको आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ज्यादातर गौशालाओं में गांव की स्थिति जाके देखो तो क्या है सब जानते हैं, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो पलायन है वो ऐसा नहीं है, पलायन वन वे हुआ है। पलायन, मैं अपने गांव से देहरादून आया, मेरा भी पलायन हुआ है, मैं वापस नहीं गया। पहाड़ से आदमी दिल्ली मुंबई गया काम करने के लिए, वो वापस नहीं आया। वहाँ संख्या कम थी, वहाँ रोजगार कम थे, तो वहाँ बिल्कुल गांव खाली हो गया। मेरे यहाँ पे संख्या ज्यादा थी इसलिए खाली नहीं हुआ, अभी कुछ लोग बाग वहाँ पे हैं। लेकिन पलायन क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि वो एक शहर में सेंटर्ड, शहर में ही यूनिवर्सिटी बनेंगी, शहर में ही मेडिकल कॉलेज बनेंगे, गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। गांव की तरफ ध्यान है केवल वोट दो, गरीब रहो, और कुछ नहीं है। सरकार हो और भी हो, कोई गांव का सुध लेने वाला नहीं है, जो मुझे लगता है। आप बताइए कहाँ पे कौन से गांव में कोई यूनिवर्सिटी है, किसी भी पूरे भारत में बता दीजिए मुझे आप। सब शहर सेंट्रिड है, सबका काम पैसा कमाना है, और उस तरह तरह की एजुकेशन है, एक तरह की एजुकेशन नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। वो व्यवस्था जब पूरी चेंज होगी तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। हम अडॉप्शन कर लें, अडॉप्शन वो गांव में कोई है ही नहीं, अडॉप्ट की किसे करें हम। 1000 गांव हैं, देहरादून से 22 किलोमीटर पे गांव है एक खलदार, एयरपोर्ट से मुश्किल से होगा 6 किलोमीटर, वहाँ एक भी गांव नहीं है। कभी वहाँ पे स्कूल था, अभी भी स्कूल की बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल की, अभी वहाँ पे एक भी आदमी गांव में नहीं है। तो जब इतनी नजदीक से पलायन हो सकता है, वहां से आदमी ऋषिकेश आ गया और देहरादून आ गया, तो जब सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि गांव में खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके माल की कीमत रखी जाए, वो मंडी में लाता है खड़ा हो जाता है, किसी भी रेट ले लो, वो सारे मिले हुए होते हैं आपस में, किसी भी रेट ले लेते हैं। तो जब किसान को उचित दाम नहीं मिलेगा तो किसान तो भागेगा ही। दूसरे, जो डेयरी कर रहा है, डेयरी वाले पे नहीं है, अमूल वाले पे पैसा है, पारस वाले पे पैसा है, मधुसूदन वाले पे पैसा है। कोई किसान मुझे बताओ किसी ने डेयरी खोली हो और वो कोई करोड़पति बना हो? किसान से जो दूध ले रहा है वो करोड़पति, उसे भी आड़ती कहेंगे हम, वो करोड़पति बन सकता है, वो कुछ भी मिलाए कुछ भी करे। लेकिन यहाँ सिस्टम सरकार को देखना चाहिए कि उसके उचित दाम हो। जो एमएसपी की किसानों की मांग थी वो बढ़िया थी कि भाई उसके एक फिक्स रेट, जैसे गेहूं का रेट फिक्स कर रखा है, तो गेहूं में किसान को बचना ही बचना है 2 रुपए। धान है, धान का कोई रेट ही नहीं है, मार्केट में आज 2800 रुपये रेट है। 2800 रुपये में कोई भी आप जो खेती करता हो या एग्रीकल्चर की कोई इकोनॉमिक्स जानता हो तो मुझे बताया कि 2800 रुपये में कैसे किसान को जो है मेहनत का जो है उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो ये पूरी व्यवस्था का परिवर्तन होगा, जब भी होगा। हम अडॉप्शन का ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सब शहर की तरफ भाग रहे हैं, वन वे ट्रैफिक है, शहर से कोई गांव में जाने को तैयार नहीं है। यदि 100 में एक आदमी चला भी गया उससे कोई भला होने वाला नहीं है। वो उस एक आदमी से हम एग्जाम्पल नहीं कर सकते कि शहर सेवक हो गया, हमारे कर्नल साहब गए या 1-2 आईपीएस आईएएस अधिकारी चले गए, वो बेचारे वो क्या कर सकते हैं। तो जब तक वहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, जब वहाँ रोजगार का साधन नहीं होगा, शिक्षा का साधन नहीं होगा, कोई प्रॉफिट का साधन नहीं होगा कि कैसे रोजगार परक हो, तो नहीं हो सकता पलायन। पलायन को रोक नहीं सकता कोई, वन वे ट्रैफिक है, होता रहेगा, पहले से हो रहा है और बढ़ेगा। तो मेरी ये सोच थी, और हो सकता है किसी को कोई बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और कोई कुछ किसी को डिस्कशन करना हो तो ओपन। थैंक यू। धन्यवाद रेवतिया जी। ये जो आपने विषय रखा है कि ये समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं बिल्कुल हैं। मैं थोड़ा ये ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम के बारे में बता दूं
कि इसमें जब शुरू किया गया था तो समग्रता लाने का प्रयास, कि समग्रता रहे। और समग्रता में क्या है कि सभी विषयों पर काम करने वाले लोग जो हैं उस क्षेत्र के उससे जुड़े। तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विषय ही नहीं थे। अ, आर्थिक विषयों पर हमारा मुख्य जोर है, मुख्य ध्यान है, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक के अलावा भी विषय थे जो कि थे उसमें। अ, सामाजिक भी थे उसमें, हमारे मतलब संस्कार और सोच के भी विषय थे, हमारे धर्म साहित्य आध्यात्म के भी विषय थे उसमें, शिक्षा स्वास्थ्य का भी विषय था, और उसमें राजनीति भी थी, और उसमें बाकी चीजें थी। कि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कुछ उसने नया करने का प्रयास किया है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके उनको उस क्षेत्र का प्रतिनिधि मान लिया जाए और उनको सहयोग देने का प्रयास किया जाए, और यही ब्लॉक एडॉप्शन है। कोई एडॉप्ट कर रहा है ऐसा जैसा कुछ नहीं है, जो वहां पे काम कर रहा है उसी को उस क्षेत्र का प्रतिनिधि मान के उस विषय पे हम उसके साथ खड़े हो गए, ये अडॉप्शन। तो बेसिकली ये कुछ वाइस वर्सा टाइप का मॉडल है कि इसमें वो भी है और हम भी हैं। और हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, हम वो लोग हैं जिनका किसी एक विषय पे पकड़ है और वो अपने अनुभव को, अपने समझ को उसके साथ साझा करके कुछ चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, उसको कुछ सिखा सकते हैं। तो कुछ ये सर है। सर मेरा कुछ मेरा मेरा इसमें आपसे वो था निवेदन कि जिस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता, 1,000 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां एक भी आदमी नहीं है, सर उसको कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं? उसकी पॉलिसी कहाँ है? आपको मैं बताऊं सर, शहर में घी का रेट, बद्री घी का रेट 4,000 से 5,000 रुपए का रेट है, वही गांव में 700 रुपए रेट है। प्योर घी का रेट बता रहा हूँ सर मैं। तो उसको जो 700 रुपये मिल रहा है, उसी को हम लेके 4,000 और 5,000 बेच रहे हैं। तो उसका भला कैसे हो सकता है सर? मतलब हाँ, जो ये रियल ट्रूथ भला है। ये भला तब हो सकता है जो वो 4,000 बेचने में, 4,000 में जो बेच रहा है उसको, उसका एक अल्टरनेटिव दिया जाए कि वो 4,000 पे जो आदमी बेच रहा है और जो 7,000 पे दे रहा है, तो 7,000 पे देने वाले के पास कोई एक सेकंड बायर लाया जाए, क्रिएट किया हम्म, जाए, वहां बनाया जाए, जो उसका 700 हम्म, का माल जो बेच रहा था उसका 1,400 रुपए देने के लिए तैयार। हम्म, ये भी एक कंपटीशन ही है। अगर कोई किसी चीज का एक सिंगल बायर होगा तो जाहिर सी बात है, बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो जाती है। उनको पता है एक ही आदमी को देना है, तो वो तो जो रेट कोट कर देगा उस पर देना पड़ेगा। लेकिन एक ही चीज के 3 बायर हो जाएं, 3 जगह से लोग आए और कहें कि हमें दे दो, तो वहां पर जो वो किसान है या जो पशुपालक है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, और फिर वो उस हिसाब से उस अब पर अपना अभी बार्गेनिंग। अभी अभी सर आपको लेटेस्ट बताऊं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उसमें हरसिल और धराली में जो गांव पूरा बह गया है, वहाँ के जो कुछ बचे हुए जो बाग हैं उसके किसानों को सरकार ने कहा कि हम 61 रुपीज पर केजी सेब लेंगे। आप बताओ हाँ, सर, 61 रुपीज केजी कहीं आपने सेब खरीदा है कहीं आज तक? मुझे तो नहीं मिला। 100 से नीचे तो आज सिक्सटी तक कभी सेब बिकता ही नहीं है। सिक्सटी वन और रुपीज वो पर भी, के हाँ गवर्नमेंट कह रही है, और वो भी कहा है परचेज नहीं किया, एक भी पेड़ वहाँ पे एक भी सेब परचेज नहीं किया है, केवल न्यूज़पेपर में डिक्लेयर किया है कि सरकार खरीदेगी। मैं वहाँ के किसानों को जानता हूँ, उनसे मेरी फोन पे बात होती है। उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ तो कोई लेने को तैयार नहीं है किसी भी रेट पे, सड़ रहा है। ये हालत है अच्छा। सर। मतलब हाँ सर तो वहां जाके फील्ड में देखते जब पता चलता है सर, वही बता रहे रियलिटी हैं ना, तो। समस्याएं हाँ जी। होती हैं। तिब्बतिया जी, हाँ जी। समस्याएं हैं, सभी लोग जानते हैं। ये तो आप सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आज का विषय तो पूरी देश पर है। और हाँ हाँ, देश बिल्कुल के सही बात है अलग अलग सर। अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो हैं, सरकार भी सर एक्नॉलेज करती है, सभी एक्नॉलेज करते सर हैं। सर गाय भैंस का दूध गांव में 40 से 50 रुपए इन जनरल रेट है, और शहर में सर 80 से 100 रुपीज रेट है। तो जो हम्म, शहर में वो गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, वो 2 पैसे कमा सकता है,
गांव वाला कैसे कमा लेगा सर? उसको जो 50% रेट में है वो कैसे कमा लेगा बेचारा? वो तो बेचारा ही रहेगा। हाँ, तो इसका ही तो समाधान निकालने का प्रयास है कि किस तरह से इसको अच्छा, एड्रेस दूसरे सर किया जाए। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव में है, मिल्क में कोऑपरेटिव है, फिर भी वही रेट है उनके। मार्केट रेट अलग है, कोऑपरेटिव का रेट जो है वो बहुत कम है, आधे रेट है। जी, तो तो ये सारी थोड़ा समस्याएं। दुख दर्द था दिल का थोड़ा सा, वो सर कह दिया वो। नहीं, मैं बाकी तो आप सब लोग मिलके कुछ सोचेंगे तो ऐसा नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। ये भी नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये जो समस्याएं हैं इन्हीं से समाधान निकलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। एक चीज और है, हाँ जब जी। टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है तो लोग हाँ जो जी। है दवा खा के और अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके स्पंजिंग करके टेम्परेचर कम करते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर कम करने वाले हैं और टेम्परेचर हाँ, बढ़ नहीं रहा है, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी को पता है। तो हाँ अब जी। 104 पे टेम्परेचर हो गया है तो हम उसको 100 पे लाने के लिए सीधे 100 पे नहीं ला सकते हैं, हम पहले उसको हाँ 103 पे लाने का प्रयास करते हैं, और ये करना सर, ही आप होगा। सर मैं हायर एजुकेशन में काम करता हूँ। सर आप ये बताइए, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट, चलो प्राइवेट वाला तो प्रॉफिट के लिए देगा, गवर्नमेंट कहीं रूरल एरिया में किसी में यूनिवर्सिटी खोल रही है? सब जगह शहरों में, सब जगह शहरों में और अर्बनाइजेशन हो रहा है सब जगह। जी, बिल्कुल है, कोई बहुत कोई सारी कहने। विधि। हाँ जी, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी ठीक है सर। महत्वपूर्ण बात रखी, क्योंकि अन्य साथी भी हैं, उनका भी थोड़ा विचार ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियां ऑलरेडी बटी हुई हैं, तो अभी एक तरह से उस पर भी चर्चा हो रही है, और समस्याएं जानना जरूरी है और उनको समाधान के लिए भी प्रयास करते रहना है लगातार। ये उस तरह का पहल है, तो उस पे काम किया जाएगा। और जो आपने बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, थोड़ा सा इस बारे में आप विचार रखें कि जो ये हमारा आज का पलायन की समस्या है पूरे देश में, और साथ ही साथ ये जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम और सहकारिता के माध्यम से हम किस तरह से इससे कुछ हद तक लड़ सकते हैं और कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं, संक्षेप में 5 मिनट में थोड़ा सा बताइए, 5-7 मिनट। नमस्कार। और मैं आदरणीय अंतरंग जी से आग्रह करूंगा, अ, अंतरंग जी या फिर हमारे अन्य किसी साथी से, कि आगे की मीटिंग का मॉडरेशन वो करें, कि मैं थोड़ा सा उठना चाहूंगा, मुझे कुछ काम है। तो अंतरंग जी या कोई भी इसका मॉडरेशन कर सकता है। अंतरंग जी, आप सुन पा रहे हैं? अंतरंग, अंतरंग जी, अ, या फिर हमारे अ, अंतरंग जी, आवाज आ रही है आपको? मैं थोड़ा अभी क्लास पूरा नहीं हुआ है। मैं आचार्य थोड़ा 10 मिनट आचार्य और विजय लगेगा, कारिकर जी, 5 आगे मिनट का और। कार्यक्रम का मॉडरेशन करिए। आचार्य विजय कारिकर जी, आचार्य आचार्य विजय कारिकर जी, आचार्य जी, आचार्य विजय कारिकर जी। मौन में है, मौन में। नहीं नहीं, अभी मौन में नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं, मौन पे नहीं है, अभी हमारी बात पर जल करें। विजय जी, आ, चलिए ठीक है, डॉक्टर सुभाष जी आप ही मॉडरेशन भी करिएगा, आप बात रखिए और बाकी जो साथी हैं उनको बारी बारी से करिए, मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट लगेगा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, कोई चलिए बात चलिए नहीं। 20 मिनट हो आइए आप अभिषेक जी। जी जी, हाँ, उत्पत्ति जी आप और सुभाष जी हाँ दीजिए। हाँ हाँ, उपरेती हो जी आइए है, हो आइए उपरेती जी है। हो आइए हो आइए। नमस्कार। नमस्कार जी, आप बोलिए सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए सर। शुरुआत अपन ही की है पलायन करने की, और उसका जो काम करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। देवते जी, उपरेती जी, अ, अपने ललित पंत जी ललित पंत जी, और 2 डायरेक्टर नए बने हैं।
अपने उत्तराखंड से 5 लोग अपन ऐसे बनाए हैं कि उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए अपन एक दिनेश राणा करके भी इनको भी अपन ये किया है, और अजय पाल भी है एक, ऐसे 5 डायरेक्टर उत्तराखंड से है। गांव से पलायन होता है, महाराष्ट्र में भी गांव से पलायन होता है, पलायन होता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लोग वापिस गांव में चले जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, शहर का काम होने के बाद जो रास्ता मिलता है वो गांव का ही रास्ता मिलता है, और काम के लिए लोग शहर के तरफ ही आएंगे, क्योंकि गांव में छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है, रास्ते नहीं है, सेवा नहीं है। इसके कारण जो नया जनरेशन है शहर के तरफ ही आएगा, और आप आपके जैसे जो 50-60 के ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने गांव के तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं भी मेरे गांव के तरफ ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र अभी 63 साल की है, और अपन उनको उपाय देना चाहिए। देवते जी, अपन रोते बैठेंगे, रोते 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 वही रोना, सरकार नहीं करेगी, नेताजी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे, हम करेंगे शुरुआत, हमारे से जितना होगा उतना काम हम करेंगे। हम एक गांव का एक आदमी डेवलप करेंगे, एक आदमी को अपन आइडिया देंगे दूध दूध की कैसे करना। दूध बेचना कोई काम नहीं है, दूध तो उसके जो क्या वो गौवंशज होता है उसके बछड़े के लिए दूध है। दूध उन्होंने बेचना नहीं चाहिए एक्चुअली, उन लोग पैसे के लिए बेच रहे हैं और उसको भाव नहीं मिल रहा है। और शहर वाले लोग जो हमारे पूना में बैठे हैं, दिल्ली मुंबई में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, ये लोग चिल्लाते गांव का किसान कैसा डेवलप होगा, उसकी गरीबी कैसी दूर होगी। ऐसी बातें करके गरीबी दूर नहीं होने वाली, उसके लिए ठोस उपाय दे दो आप, कुछ आपके पास है। अगर उपाय नहीं तो फिर वो गरीब है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बातें करने में कोई मजा नहीं। अपन उसकी चेष्टा मत करो, उसको और गरीब मत बनाओ, ये मेरा कहना है। मैंने 30 साल से कम से कम 10,000 गरीब किसानों को देश में खड़ा करने के लिए मदद की है, मार्गदर्शन किया है, मार्ग दिखाया है, पैसे कमाने के नए तरीके दिखाए हैं। और नया तरीका यह है कि आज उन्होंने गोबर के ऊपर प्रोसेस करना चाहिए। क्या प्रोसेस करना चाहिए? तो जो सीजन चल रहा है वैसी प्रोसेस करना चाहिए। उसका ट्रेनिंग अपन दीपावली के बाद जिन जिन लोग रोते हैं उनके लिए हम देवलापार में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई गांव में क्या हो सकता है, इसका ट्रेनिंग शहर वाले ले ले और गांव में जाके ये काम चालू कर दे। हमारे देवलापार में 10 ग्राम का गोबर का गणपति बनाया है, गणपति की मूर्ति, उसका वेट है 10 ग्राम, और उसकी प्राइस है, होलसेल प्राइस है, खरीदी करने की प्राइस है 25 रुपए, और मार्केट में उसको 100 रुपए तक पैसे मिल सकते। ऐसी मूर्ति है, देखने के बाद ही पसंद आती, ये मूर्ति मैं तुरंत परचेस करूं और मेरे कार में लगा दूं। बनाने में टाइम नहीं लगता, एक साचा है, साचा से बन जाता है। ऐसे 25 रुपए से 2500 रुपए तक उन्होंने मूर्ति बनाई गणपति की गोबर से। बाद में उन्होंने अभी लक्ष्मी बनाई, श्री करके बनाया, स्वास्तिक बनाया, और जो जो एक 40-50 प्रोडक्ट उन्होंने जो लोगों को काम में लगते, शहर वाले को लगते, बनाने वाले ग्रामीण एरिया के लोग हैं। अपने गाय से 10 किलो गोबर मिलता है, तो 10 किलो गोबर से कितने गणपति बन जाएंगे? 10 ग्राम का एक गणपति। उप्रेती जी हिसाब करो, मैं आपको लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड में गणपति प्रेजेंट, कम से कम 100 मोस्ट गणपति वेलकम, लेके आ रहा हूँ।
मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो हम आ रहे हैं ये सारा लेकर। और ये गाय दूध मत बेचो, घी मत बेचो, घर में खाओ और गोबर के गणपति बनाओ, गोमूत्र की बाय प्रोडक्ट बनाओ, उसमें कुछ भी नहीं लगता। वही ट्रेनिंग अपन किसान को जाके देंगे और उससे पैसे करेंगे, अपन किसान के पैसे करके देंगे, क्योंकि उसको कीपिंग क्वालिटी है। हर चीज के लिए कीपिंग क्वालिटी है। मैं अभी नेशनल कोऑपरेटिव के ग्रुप पे सारे फोटो डाल देता। आज दिन भर मैं देवड़ा पार्क के सारे मेंबरों के साथ था और उनको सुझाव भी दिया। कम से कम 1 लाख लक्ष्मी की मूर्ति की जरूरत लोग मांग रहे हैं लक्ष्मी पूजन करने के लिए। अभी तो गणपति का बिल्कुल सीजन बिल्कुल। खत्म हो गया महाराष्ट्र का। नहीं, यहाँ चल रहा, दिवाली में बिकता बहुत। बोलिए। हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। सुभाष जी, शायद नेटवर्क आवाज चला नहीं। गया उनका। हाँ, अच्छा अच्छा, शायद चलिए। अरे नेटवर्क चला गया। अच्छा, चलिए फिर कोई और बोल सकता है। हमारे पंथ जी हैं, ललित पंथ जी, प्लीज आप बोलेंगे जो प्लान पर कुछ कैसे रोका जा सकता है। जी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छी नमस्कार। चर्चा चल रही है। मैं भी हाँ, पहाड़ों में कैसे काम हो सकता है, एक प्रकार से मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि उज्जवल भविष्य की तलाश में भटक रहे हैं। मैं आज दिल्ली में हूँ, कल मैं सुमेर जी के गांव में जाने वाला हूँ, मेहदीपुर बालाजी। बहुत और अच्छा। परसों परसों मैं जाने वाला हूँ जयपुर में, जो गौशाला है राहुल शर्मा जी और इनके से मैं किस अमान जी कोई नाम क्या था उनके वहाँ, जो जिन्होंने जयपुर गौ कुंभ में वो किया था। उसके सुरेंद्र बाद मैं अवाना जी नाम अहमदाबाद। है उनका, सुरेंद्र जी अवाना। सुरेंद्र वामा जी के पास तो देखने बहुत के लिए ही ढूंढ रहे हैं क्या हो सकता है। तो मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि जितने लोग हमारी इस टीम में जुड़े हुए हैं वो कम से कम एक बार किसी न किसी दूरस्थ क्षेत्र के गांव में 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए यदि जाएं तो वही हमारे लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होने वाली है। जो गांव हमारे पलायन हो रहे हैं, हम लोगों से कहें कि आप सब कुछ छोड़ के वापस आ जाओ तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा। निश्चित रूप से सब चाहते हैं कि हमें अच्छा भविष्य हमें बच्चों को मिले। बस हमारा केवल इतना सा आग्रह है कि साल में कम से कम कुछ दिन, कुछ पल तो गुजारो पहाड़ों पे। हमारा ये जब हम वो थीम टैग देते हैं तो मतलब कुछ दिन आइए, बस ज़्यादा नहीं, कुछ दिन आइए, गांव में रहिए, गांव के बच्चों के साथ बातचीत करिए। और यदि ये क्रम चलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान रहता है कि देश और दुनिया में आप घूमने जाते हैं, कुछ पल अपने दूरस्थ क्षेत्र के गाँव में भी यदि आप निकालना शुरू करेंगे। और जैसे स्कूल में हमने प्रयास किया था, हम लोग विद्यालय चलाते थे, विद्यालय की हमारी थीम रहती थी कि उसमें हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को पूरे देश का भ्रमण कराते थे। तो मैं जब मेरे को याद है 75 बच्चे, 60 70 बच्चे, 100 बच्चों को हम लोग पिथौरागढ़ से दिल्ली लाते थे। दिल्ली के बाद हम लोग उसको तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, बॉम्बे, वैष्णो देवी, ऐसे सब जगह में दर्शन कराते थे हर साल। तो उससे क्या होता है, मैं परसों भी एक कार्यक्रम में कर रहा था कि हम दक्षिण के बच्चों को उत्तर में लाएं, उत्तर के बच्चों को दक्षिण में ले जाएं, वहाँ के कुछ प्रमुख लोगों को अलग अलग गाँव में लाएं। मैं एक अच्छा आदमी, एक स्तरीय जिसने अपनी पहचान बनाई है किसी एक गाँव में, अभी जो सरकार का डाटा है 1700 गाँव घोस्ट विलेज घोषित किए गए हैं। आप नेट में देखेंगे तो 1700 कुछ गांव ऐसे हैं जिनको घोस्ट विलेज घोषित किया गया है। और देहरादून बैठक में चर्चा भी हुई थी कि इन गाँवों में पहले काम करना चाहिए। तो ऐसे जगहों में हम एक एक हफ्ता भी समय दे सकें, और जितने लोग अभी ग्रुप में जुड़े हैं वही लोग यदि संकल्प ले लें कि ठीक है इस बार हम देश के किसी दूरस्थ क्षेत्र के गांव में जाके 1 हफ्ता रुकेंगे, वहाँ सुविधाएं हों या ना हों, और आप जाएंगे निश्चित सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं की कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि पहाड़ में आप रिचार्ज होने के लिए आइए, सुविधाएं थोड़ी कम होंगी लेकिन आप वास्तव में रिचार्ज होके जाएंगे। इस भाव से जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं और कुछ अपना समय देंगे या पिथौरागढ़ में आना चाहें तो वहाँ हम स्वागत करने को तैयार हैं। और भी ऐसी जगह कोई ना कोई स्वागत करने वाली टीम आपको तैयार मिलेगी। मेरा आग्रह है कि नालंगे जी से भी, नेशनल कोऑपरेटिव को आप लीड कर रहे हैं, उप्रेती जी से, और हमारे बहुत बड़े बड़े महानुभाव इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कमल टावरी जी तो रात दिन मेहनत कर ही रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था हमारे डॉक्टर बालकृष्ण जी कहीं टेहरी के किसी गांव में हैं। तो जब ऐसे जाना शुरू करेंगे निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे।
तेवतिया जी से आग्रह है कि 1 हफ्ते का 10 दिन का समय दे दीजिए, पिथौरागढ़ के किसी गांव में चलते हैं घूमने के लिए। सर मैं बिल्कुल आदि बिल्कुल कैलाश अब तैयार है तक सर, आप बिल्कुल बिल्कुल तैयार सर, आपका मैं पिछले बिल्कुल जो बार मैं आपने अभी तक सजेशन दिया है 8-10 मैं बार तैयार हूँ आदि सर। कैलाश होके आ गया हूँ। जी जी, आप बनाइए, बिल्कुल प्रोग्राम बनाइए, हम घूमते हैं, किसी अनजान गांव में जाएंगे। हमने भी सब गांव नहीं घूमे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन किसी बिल्कुल एक सर गांव का तैयार, किसी को भी आपके साथ ठान लेंगे, तैयार। वहाँ रहेंगे और वहाँ की समस्याओं का करेंगे। तो आपको लगेगा कि यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं। थोड़ा सा जो फूटो वाला कॉन्सेप्ट है, फूकनी की जरूरत है, और फूकनी के रूप में हम सभी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा विचार है। निराशा बहुत है, लेकिन निराशा के बीच भी बहुत संभावनाएं आप लोगों के माध्यम से बनी है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ आजकल। मुझे लगता है कि जीवन में मेरी उम्र अभी जो 52-53 साल की जो उम्र है, उसमें हमने जो अनुभव अभी तक किए हैं उसमें निराशा हमें लगती थी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होने के बाद लगता है नहीं, एक नया सवेरा सा होने की संभावना लग रही है। और निश्चित रूप से कोऑपरेटिव में समाधान भी है। हमारे गांव तो कोऑपरेटिव के जीते जाते उदाहरण थे, लेकिन कुछ नज़र लग गई लगता है गाँवों को, लेकिन दोबारा हाँ से धन एक संभावना बन रही है। हाँ हेलो। हम इसको करेंगे जल्दी ही, और आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, आपने बहुत अच्छी बात कही। निराश होने की जरूरत नहीं है, पहाड़ में हमारे अपार क्षमता है, अपार क्षमता है। और हमारे डॉक्टर साहब भी अभी जो बोल रहे थे, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमको काम करने की जरूरत है फील्ड में। हमारा उत्तराखंड जो है सोना उगलता है, और मैंने इसका बहुत सरल रास्ता निकाल दिया कि किस तरह से प्लान को रोकेंगे। और एक पत्र प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी मैंने भेजना है, भेज दिया भी है। और वह सीधा सा हिसाब है कि जितने भी जो हमारे बाहर से मजबूर होकर के नौकरी की तलाश में बाहर गए हैं और बाहर काम कर रहे हैं किसी भी दुनिया के कोने में या किसी इंडिया के अंदर, मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध कर रहा हूं इस मीटिंग के माध्यम से कि यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, यदि वो इस बात को कहीं से भी उन तक पहुंच रही है, तो वे कृपा करके एक ऐसी नीति बनाएं जिसमें कि हमारे जो बाहर के यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको जमाना बहुत बदल गया है, उनको घर से काम करने के लिए सुविधा दे दें। स्पेशल ऐसी नीति बनाएं जो होम वर्क करें, हो घर से काम करें। ये उनकी बचत भी होगी जहाँ काम कर रहे हैं, और उनको पूरी वो भी मिल जाएगी। और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो घर में रह करके अपना पूरा उस जमीन, जंगल जमीन सबको देख लेंगे। मात्र एक उपाय है, इतना बस, सारा अप्लायंस समाप्त। तो इस पर मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज रहा हूँ प्रगति महासभा की तरह से। मैं उसका अध्यक्ष होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा। और नंबर 2, जहां पर जो लोग वहां पर पढ़े लिखे रोजगार पाने के लिए तरस रहे नवयुवक, उनके लिए आरक्षण नीति घोषित की जाए। पहले उनको वहां पर क्षेत्रीय जगहों पर रोजगार खोल के उनको रोजगार दिया जाए और उनको महत्व दे करके वहां पर रखा वो किया जाए। तो ये इससे क्या होगा कि हमारे पहाड़ की जो संस्कृति, जो अनाधिकृत कब्जा और ये सब हो रहा है, उसको बचेगा। और उसको बचने के साथ हमारी देवभूमि जो कहला रही है, जिसकी संस्कृति बर्बाद हो रही है, वो भी बचेगी। यही एक पलायन का बहुत बड़ा रास्ता है। और यह प्रदेश सीमांत प्रदेश है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा पुनः अनुरोध है इस मीटिंग के माध्यम से कि वे इस बात पर विशेष ध्यान देकर इस नीति का निर्धारण कराएं। धन्यवाद। मेरा ये अपनी राय है। अब मैं सुभाष जी से अनुरोध करूंगा, सर उनका कट गया सर था सर शायद, कुछ आप कहना चाहें तो आपसे बोले। आप सर सर उप्रेती जी से नमस्कार। सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड के बेचारे बच्चे 6 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, पेपर आउट हो रहे हैं लगातार, उनकी भी विचारों का कुछ मदद कीजिए, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराइए। अरे सर, आप भी करा सकते हैं, आप भी देश के नागरिक हैं भाई, जितना अधिकार सर मेरा है उतना ही आपका भी है। मैं तो आप करा ही रहा आइए हूँ सर, आगे। लेकिन आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे सर। लगता है जिस विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं इसकी ओर जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ा यस जाएगा, यस क्योंकि सुभाष जी, हाँ सुभाष क्योंकि बोलिए बोलिए बोलिए। हम क्या कर सकते हैं ये तो सही है, हम सरकार और ये सो हाँ, करते रहेंगे। बहुत अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, अभी अपना कोई सभी का कोई फोकस मॉडल हम है दे सकें हम ठीक क्या है। कर सकते, हम बस सब सरकार की मिलकर कोई बिल्कुल अपेक्षा नहीं। सही। पलायन के लिए क्या कर सकते, काम के लिए, रोजगार के लिए क्या कर सकते, कोऑपरेटिव के लिए क्या कर सकते,
और अपने उद्योग कैसे खड़े कर सकते और लोगों को पैसे कैसे कमा के दे सकते, इसके लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। गांव की ओर देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, 5 बार, और वहां लोगों को नए नए दिशा आइडिया देना पड़ेगा कि जो हम ये काम 30 साल से कर रहे हैं हर गांव में जाकर। बहुत सही कह रहे हैं कम से आप। कम हम इसको कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। हमने सारी जगह कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल अप्लाई किया है और वहां पर देखा मैंने कि सब लोग बहुत रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनको अगर जरा सा भी मदद मिल, कुछ मिलेगी काम कर मिलेगी लेंगे वहां। मदद। हाँ, थैंक यू मदद सर। मिलेगी, जरूर मदद मिलेगी। जो मदद मांगता है उसको मदद करने वाले हजारों लोग सामने आते और उसका काम हो जाता है, और जो उसका प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाता है। थोड़ा टाइम जी जी और थोड़ा समय रुको, और कभी भी अच्छी सोच करो, अच्छा देखो पेपर में क्या आया और किसने क्या बोला, इस ये देखने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कल मैं क्या पेपर में लिख सकता हूँ काम कर कर, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मिलकर क्या कर सकती है, या एखादा उद्योग खड़ा करके अपन सब लोग क्या कर सकते हैं। जैसा देखो, एक 8 दिन पहले डॉक्टर प्रशांत जी देहरादून में थे और आज वापिस 2 दिन पहले देहरादून में चले गए और उन्होंने करके दिखाया वहां कि यहाँ के लोग दुरुस्त हो सकते बिना दवाई के। ये काम अगर पेपर में आया अच्छा है कि हो जाएगा, और नहीं आया तो भी प्रशांत जी का काम चालू है और हर गांव में उनकी ऐड हो रही है। जैसे प्रशांत जी गांव में जाकर लोगों को सेवा देते, नागपुर में आए, अभी जलगांव में आने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र का दीपावली के बाद उनका टूर है, पूरी डेट। आपका फिर कनेक्शन हट गया शायद। और पेशेंट ये कोई होंगे किसी तो को। दूसरे गांव में जाएंगे, ऐसा श्रृंखला हम चलाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नागली जी, सुभाष जी, आप तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और मार्गदर्शक भी हैं। हम चाहते हैं काम करना जमीनी लेवल पर, आप रास्ता बताएंगे, काम चलेगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। आप कोई और बोलना चाहता है मेरा तो एक निवेदन अपना। है। मेरा एक जी निवेदन है, ग्रुप में काफ़ी महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं कल मेहदीपुर बालाजी में रहूँगा और 29 को मैं जयपुर में रहने वाला हूँ और 1 और 2 को अहमदाबाद में। इस जी जगह पे यदि कोई ऐसे मॉडल हो जिसको देख के सीखने को मौका मिल सकता है, आप लोग मार्गदर्शन देने का कष्ट कीजिएगा ताकि हम कुछ सीख सकें वहाँ से और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें हम वापस आपको उत्तराखंड में। नंबर भेज देंगे लोगों के, और जी जी। आप उनसे बात करो। बस बस केवल इतना आग्रह है कि जो मॉडल आप लोगों ने देखे हैं उन्हीं को, क्योंकि लंबी सफ़र है और हम लोगों को इतनी यस जगहों की यस, जानकारी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो जरूर जरूर आपको सारे नंबर दिए जाएंगे। थैंक यू। पंजी पंजी जी 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 पंजी। हेलो जी ललित जी। मैं अलग से बात करता हूँ आपसे। उप्रेती जी, मैं अलग से फ़ोन करूँगा आपको। ओके ओके ओके। बोल रहा है और कोई बोलेगा किसी को? अभिषेक जी आ गए, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, नमस्कार सभी को। जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। चतुर्वेदी जी जो कैंप लगा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अगर वो लगाना चाहें तो टीकमगढ़ ब्लॉक में के गांव में भी लगा सकते हैं। हम उपयोग करेंगे। 20-25 दिन के लिए वो आ जाएं, 1 महीने के लिए, तो हम उनके यहाँ भी शिविर लगवा देंगे। बढ़िया, के धन्यवाद। लिए गांव में 1 शिविर। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और कुछ कहना है? जी धन्यवाद। आप
जी आपसे एक निवेदन है मेरा, महेंद्र जी आपसे निवेदन है कि जिस तरह से जी प्रशांत जी कैंप लगा रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप अगर निशुल्क, मेरा भी 7 से 8 प्रोग्राम चलता है जिसमें कि लोगों को फायदा होता है स्पिरिचुअल हीलिंग और योग के द्वारा। तो यदि आप, जिनको आवश्यकता हो, आपके परिचित जितने भी हों, 7 से 8 वो उसमें जुड़ करके लाभ ले सकते हैं और उसका लाभ आपको तुरंत देन एंड देयर भी मिलता है। जैसे आपके जोड़ों में दर्द है और हाथों पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी पुरानी समस्याएं भी वो तत्काल ठीक होती हैं, और जिसके तत्काल ठीक भी नहीं होती हैं तो 2-4 हीलिंग में वो ठीक हो जाती हैं। तो हम इसका प्रयास करते हैं अपने 7 से 8 के सेशन में। उसके अलावा उसकी ट्रेनिंग भी योग की हम बता देते हैं और उसमें सारी बीमारियों के बारे में और उनके किस तरह से योगासन द्वारा आप ठीक होंगे वो कराते हैं, और उसके बाद हम स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं यहाँ से, ताकि उनके रोगों का निदान हो। आप इस पर भी कर बहुत सकते अच्छा। हैं। ये मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। धन्यवाद। और किसी को जी बोलना सर, है? उसकी कोई अभिषेक जी। इसकी इसके सर कोई आपने फोल्डर्स पंपलेट छपवाए हों अगर, तो सर हाँ व्हाट्सअप नहीं, करने की देखिए कृपा कर पंपलेट दें हमें। पंपलेट का काम नहीं है। पंचकोश हीलिंग हमारा सेंटर है, और जिसमें पंच शरीर, जो हमारा 5 शरीरों से बना हुआ है, पांचों लेवल पर जाके एनर्जी सिस्टम से कैसे ठीक किया जाता है तत्काल, और कैसे आपको आगे योगासनों द्वारा ठीक करना है, वो हम उसमें बताते हैं सवेरे प्रातः काल। आप नंबर उनके दीजिए, मैं सबको जोड़ दूंगा और वो 7 से 8 उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपसे सुबह 7 बजे। रिक्वेस्ट है, और आप लाभ देखिए, और मैं यहीं से स्कैन करके भी बता दूंगा कि किसको क्या बीमारी है। अगर कोई इंटरेस्ट अच्छा चाहता है जानना, तो मैं ये भी बता सकता हूँ यहीं से बैठे बैठे कि उसको किस शरीर के किस अंग में क्या बीमारी है और कैसे ठीक होगी वो, और वो हीलिंग के माध्यम से मैं ठीक भी करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। और कोई जी बोलेगा? धन्यवाद। मतलब आप उसको देख के बता देंगे क्या बीमारी है? यस, आप देख के बता देंगे, या आप फोटो भेजिए, नाम, फोटो, एड्रेस, या सामने मेरे वीडियो में आइए, मैं आपके हर शरीर के अंग के बारे में बता दूंगा कौन सा अंग आपका प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। भाई साहब, अगर ऐसी विद्या आपके पास अब है ये देखिए, बात तो बाद में आपसे। होगी। ये देखिए, ये मैंने आपको महेंद्र जी सुनिए, यहाँ पर सेशन दूसरा चल रहा है, ये सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा। मैं आपसे अलग से बात करिए तो मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है सर? ठीक। और कोई बोलेगा जो सब्जेक्ट है जिस पर? पलायन, पलायन, चैट में नंबर दे दे, अपनी डाल दो। पलायन। हाँ हाँ, मैं नंबर दे रहा हूँ। पलायन हाँ पर कोई और बोलना है किसी को? ये तो बहुत अच्छी बात है। बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा, बुंदेलखंड में सर्वाधिक पलायन है। हाँ उससे बोलिए आप। हमारे टीकमगढ़, पूरा जो दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य बड़े महानगर हैं, वहां पर हमारे बुंदेलखंड के लोग हर जगह आपको पाए जाएंगे। तो बुंदेलखंड के पलायन के लिए कई नीतियां भी बनी, लेकिन उनको सरकारी बंदरबाट में वो निपट गई। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया था, बुंदेलखंड पैकेज, लेकिन यहाँ के लोगों का तो कुछ नहीं हुआ। अधिकारी और नेता करोड़पति हो गए। तो हम तो आप सभी से बार बार निवेदन करते हैं कि हम आप सब लोग एक ताकत में बन जाएं, एक शक्ति में, और राज्य के हर स्टेट ऑफिस में, मतलब राजधानी पे कम से कम 5-5, 7-7 दिन का सिर्फ धरना प्रदर्शन जनमूलक समस्याओं का दें, और 5 दिन 7 दिन का धरना दें, गांधीवादी तरीके से धरना दें, जिससे पूरे देश की मीडिया छापेगी और जो सरकार बेलगाम चल रही है ना, उनके कानों पे जू भी देंगेगी। सोनम वांगचुक जैसे बड़े समाज सेवियों को आज उनने बंद कर दिया है। ठीक है ना। वर्तमान में ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार सम्मान प्राप्त व्यक्ति हैं, शिक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में यथार्थ समझकर, जानकर, फिर हम सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए अगर वो सही हैं तो। ठीक है ना। तो ऐसे मुद्दों पे भी हमें, हम सब, चूंकि हमारी उनकी बिरादरी एक है, हम वो समाज से भी हैं, हम आप समाज से भी हैं, पहले हम सभी लोगों को मिलकर उनके बारे में यथार्थ जानना चाहिए कि सत्यता क्या है। अगर सत्यता में वो सही पाए जाते हैं तो हम आप जैसे समाज सेवियों को उनका समर्थन करना चाहिए,
क्योंकि वही काम वो कर रहे हैं समाज सेवा का, वही हम कर रहे हैं। तो जब हम लोग एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो अगर हम पे भी भविष्य में कोई आपदा विपदा समस्या आती है तो लोग अपने साथ भी खड़े होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को कुछ कह, हाँ ये संपूर्णानंद आदरणीय संपूर्ण आनंद जी जी प्लीज जी बोले सर। जी प्रभु नमस्कार, जी प्रणाम, बोले। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं अभी बोल रहे थे हमारे मित्र महेंद्र महेंद्र जी महेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब, हम सब इस ग्रुप में और बाकी जगह जगह पर जाकर भी मिल रहे हैं, लेकिन पलायन के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेवार इस काम में हमारी सरकार की नीतियां हैं। सरकार चाहे वो किसी की भी रही हो, पीछे के कालखंड में भी, अब के कालखंड में भी, सरकारें सरकार की तरीके से ही काम कर रही हैं। और इन सरकार की नीतियों के लिए कोई, आज अगर हम एक एनजीओ की तरह से कहीं गोबर से गणेश बना देंगे, कहीं गोबर से लक्ष्मी बना देंगे, कहीं कुछ बना देंगे, ये एनजीओ के काम है, ये धीरे धीरे होते रहेंगे, दैट वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहां तक पलायन की बात है, सरकार की नीतियां जब तक ठीक नहीं होंगी, सरकार की नीतियों के जरिए से शिक्षा व्यवस्थाएं जब तक ठीक नहीं होंगी, सरकार की नीतियों से जब तक समग्र विकास की एक नीति नहीं बनेगी कि गांव की पंचायती जमीनों के अंदर वहां पर रोजगार के अवसर कैसे भेजे जाएं, या वहां के डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे, जैसे एक गांव के अंदर मान लो कि 1000 एकड़ जमीन है पंचायत की, या 200 एकड़ जमीन है पंचायत की, वहां पर कोई एक फैक्ट्री या कोई उद्योग ले जाकर, ताकि उस उद्योग के चक्कर में वहां नया रोजगार डेवलप किया जा सके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का डेवलप हो सके, वहां पर रोजगार के और साधन। गांव का बच्चा पलायन कर क्यों रहा है? रोटी के लिए कर रहा है। रोटी, जोत रही नहीं, जोत हमारी हो गई 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ की। 2 एकड़ के अंदर परिवार का गुजारा चलता नहीं, तो इसलिए वो फिर कमाने के लिए शहर की तरफ भागता है। अब 2 एकड़ के अंदर उसका गुजारा नहीं चल रहा, तो जो शहर की तरफ भाग कर आकर वो जो 40 रुपए लीटर दूध ले सकता था, वो यहाँ पर 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया दूध लेगा। उसका वहां पर भी वो मतलब खर्चा उतना ही रहना है। लेकिन एक सरकार की नीति से उसके दिमाग के अंदर एक परसेप्शन ऐसी बिठा दी कि हम शहर की तरफ भागेंगे तो हम विकसित हो जाएंगे, इस तरह की करके ये सरकार की नीतियों के खिलाफ हम इस ग्रुप के सजग नागरिक होने के नाते से महेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये धरने प्रदर्शन तक सीमित ना रख के एक बहुत बड़ा मतलब सत्याग्रह टाइप का और गांधीवादी विचार के साथ, शांतिवादी विचार के साथ चल के एक बड़ा जन समूह हमारे को इकट्ठा करना पड़ेगा। आप हम सब ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हैं, वो एक लोकेशन सेट कर लो, सारे मिल जाते हैं। कोई हर आदमी, क्योंकि आदमी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो विचारधारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, होनी भी चाहिए। तो लेकिन इस मुद्दे के ऊपर एक हो जाएं और सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाएं, और बिगुल के अंदर केवल और केवल केवल सरकार बदलने तक का मकसद ना रह के व्यवस्था बदलने की बात करें। अभी हमारे एक मित्र ने बोला भी था, पंत साहब ने, व्यवस्था के ऊपर कि व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था बदलेगा कौन? एनजीओ व्यवस्था नहीं बदलते, कोई आदमी व्यवस्था नहीं बदलता। सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव हम वहां भेज रहे हैं लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, वो उनके हाथ में है व्यवस्था बदलना। वहां पर हम सरकार को नहीं जब तक चैलेंज करेंगे, सरकारों को नहीं मजबूर करेंगे व्यवस्था बदलने के लिए, तब तक। अब देखो, किसानों ने यहाँ पर धरना दिया, दिल्ली चारों तरफ से जाम कर दिया था। बदली ना सरकार ने अपनी व्यवस्था, बदले ना कानून, जब तक हम इस व्यवस्था के लिए नहीं खड़े होंगे,
अब लोकपाल का एक झूठा आंदोलन खड़ा किया था अन्ना ने, वो गलत था। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकुचित करने का था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का था। लेकिन उसके बावजूद भी एक मुहिम चलाकर, चाहे किसी का भी एजेंडा रहा हो, चाहे वो आरएसएस का एजेंडा रहा हो, चाहे वो बीजेपी का एजेंडा रहा हो, लेकिन उससे सरकारें तो बदल ही गई ना, व्यवस्था नहीं बदली लेकिन सरकारें तो बदल गई। तो इस तरह का स्वच्छ मन के साथ हमारे को कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर और हमारे को इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि हमारे को एकजुट होना पड़ेगा। एक आदमी चला गया उत्तराखंड में जाके बात करने लग गया, एक गांव में 5 दिन रहा, 10 दिन रहा। एक आदमी चला गया राजस्थान के किसी गांव में, क्या हो जाएगा जी इससे? तो मेरे साथ यहाँ पर हम दिल्ली के चारों तरफ एक सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे, सड़क को जाम कर देंगे और सरकारों को ये आप गलत कह रहे हैं। यदि आंदोलन से यदि बदलने वाले होते तो बहुत कुछ हो बदल सकता जाता। है, मैं हो सकता है नहीं, आदरणीय, ये हो सकता है, मैं तो गलत कह रहा हूँ। ऐसा है, आपके पास समय है, आपके पास समय है तो आप आइए पहाड़ में, और पहाड़ों में गाँव में कुछ सकता है करने का मैं गलत संकल्प कह लेते रहा हैं हूँ, तो हम सहमत हैं आपसे, हो लेकिन आंदोलन वाले रास्ते अरे से तो हम साहब, सहमत नहीं हैं। हम भी विभिन्न हो संगठनों सकता से है जुड़े मैं हैं और गलत हमने कह, भी हम बहुत संगठन से जुड़े हैं, बहुत विरोध करके देख लिया। अब इस परिणाम में आए, कुछ अपने हाथ में कुछ कर सकते हैं तो वो बताओ उपाय। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो जी, सकता है कि संपूर्ण जी, मेरी बात आपको अच्छी भी ना लग रही हो, हमें लेकिन नहीं, आप आप अभी समझिए जो इस बात पंडित जी की बोले थे गहराई वो, को। प्लीज मेरे को बोलने तो दीजिए, हाँ सर, मेरी बात खत्म की करिए। गहराई को समझिए। अगर हाँ आंदोलन से समझ कुछ ना होता तो बांग्लादेश में कुछ ना होता, अगर आंदोलन से कुछ ना होता तो नेपाल में कुछ ना होता, अगर आंदोलन से कुछ ना होता तो गांधी कुछ नहीं कर पाता, अगर आंदोलन से कुछ ना होता तो सुभाष कुछ नहीं कर बहुत पाता। बहुत 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 आंदोलनों धन्यवाद से जी, ही इन बहुत सरकारों धन्यवाद। के ऊपर नकेलें डाली जा सकती है, आंदोलनों से ही चलिए जी 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 सरकार के अंदर जाकर व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा नहीं, सकता है। जी आंदोलन जी, का अपना महत्व सर है, लेकिन सर ये सर प्लेटफॉर्म आंदोलन की चर्चा पंजी का नहीं है, 1 मिनट आपको मौका ये कह मिलेगा। रहा हूँ मैं। पंजी आपको मौका मिलेगा, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो आपको भी मौका मिलेगा। भगवान आप संपूर्णानंद जी प्लीज 18 खत्म करिए, लोग, 18 लोगों दूसरे को में मौका से मिलेगा। 17 लोग आप मेरी बात को सुनने के अंदर बाधित कर रहे हैं, तो ये आंदोलन, ये मीटिंगें करने नहीं का नहीं कोई नहीं, आप औचित्य नहीं कहिए समझ। कहिए, अपनी बात को पूरी कर लीजिए, और लोग भी बोल रहे हैं, आप करिए, पूरी बात कहिए तो और आपने दूसरों को भी मौका मौका दिया मिल तो मैं जाएगा। बोल रहा हूँ, नहीं मौका देते तो मैं बोलता भी नहीं। अरे नहीं नहीं सर सर सर, आप बोलिए सर, आप अपनी सब जल्दी से बात मेरा बोलिए तो सिर्फ दूसरे इतना भी ही बोलें। निवेदन है, हो सकता है हमारे आपके विचारों में 18 लोगों के अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है, जी लेकिन जी इन विचारों को परे छोड़ते हुए हम एक जी मुद्दे जी पर सहमत हैं कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम्म व्यवस्थाएं कुंठित हैं, वो जी व्यवस्थाएं आज के दिन मानवता की प्रेमी नहीं है। आज के दिन जी वो व्यवस्थाएं हमारे कहीं विकसित समग्र विकास के अंदर रोड़ा बनी हुई हैं। उन व्यवस्थाओं को हम्म बदलने का मेरी नजर में लोकसभा और विधानसभा लोकतांत्रिक प्रणाली में ही एक जगह है, प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यवस्थाएं बनती हैं। और थैंक यू लोकसभा जी। और विधानसभा में जाने का केवल और केवल जनता के बीच आंदोलन खड़ा करने का ही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है जी। बढ़िया सर, और कोई आपका तरीका आप विचार और बहुत आपके सुने, और मैं एक इस रेफरेंस में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आपने लोकतंत्र की बात करी, लोकतंत्र हमारे देश में है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से ही चलना है। हमें उसको समझना होगा लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र का क्या आज जो हो रहा है, क्या यह लोकतंत्र का रूप है, इसको आप समझना चाहिए पहले हर व्यक्ति को। आप कहते हैं, हमारे बुद्धि में ये भरा गया है कि गवर्नमेंट कौन है, शासन क्या है, शासन को हमने बनाया, हम मतलब गवर्नमेंट है, हमने चुना है, तो हमने चुना तो है, लेकिन क्या वो हमारी बात सुनेंगे? ऐसा क्या कारण है कि जो बात अगर हमारी वो नहीं सुनी बात, जा रही है? सर सर सुनिए, अगर वो मुझे प्लीज बात कहने नहीं दीजिए। सुनते होते, उनको अरे जिस सर, भाषा में उनको जो अरे भाषा मेरी समझ में बात आती है वो पूरी सुन समझ लीजिए, जाएंगे। जब प्लीज तक मेरी बात सुन किसान लीजिए। नहीं बैठते, जब अरे अगर वो मैं किसान रोड के मैं ऊपर समझ गया नहीं आपकी बात। बैठते, अगर वो 700 लोग नहीं मरते,
उनको 700 लोग मरने के बाद वो भाषा समझ में आई। अरे आप मैं समझिए क्या इस कह रहा हूँ बात सुनिए को। तो पहले मान्यवर, पहले मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए पूरा ना, तब जवाब दीजिए ना उसका। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दिमागों में ये भरा हुआ है कि प्रजा प्रजा मालिक है और वो हमारे नौकर हैं जिनको हम चुनते हैं। क्या वह चुनने के बाद आपकी बात को सुनते हैं? मैं ये साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। आप क्या गवर्नमेंट बनाने वाले हैं? यस या नो जवाब दीजिए। आप कहेंगे यस, यस हमारे हम यस गवर्नमेंट। सर यस, यस। एक मिनट सुनते जाइए, ज्यादा आप मत, मेरी बात पूरी सुनिएगा। जब आप बनाने वाले हैं तो आपको क्या अधिकार है? आपकी जब बात वो नहीं सुन पा रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों बना रहे हैं? अब आप बहुत बारीकी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, 2 मिनट सभी लोग। जब आप उस व्यक्ति को चुन करके बना रहे हैं और आप कहते हैं मेरी गवर्नमेंट है, और आपकी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, किसकी कमी है? आपकी कमी है। इसलिए कि आपके दिमाग में भ्रम है कि जिस व्यक्ति को आप, आज का जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इतना चेंज हो गया है जिसमें दलगत राजनीति, पार्टी की राजनीति घुस गई है। अगर हमने किसी को चुना तो वो पार्टी के आधार पर चुना है, और पार्टी के आधार पर बिना सोचे समझे हमने उसको पार्टी के लिए वोट दिया है। वो व्यक्तित्व कैसा है और उसका कैरेक्टर कैसा है, इस पर कभी नहीं ध्यान दिया है। अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाए आज के दिन तो पूरा हिंदुस्तान सुधर सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि पार्टियां हर तरह से अपने अब कैंडिडेट को जिताने की कोशिश मैं करेंगे। एक समझ मिनट सुनिए, मैं सुनिए प्रभु जी, प्लीज, मैं सुनिए आपकी बात समझ प्लीज गया। अब आप ये प्लीज। बताओ कि ये क्षमता आएगी कहाँ से? हाँ ये बात है, ये अब आपको बताता हूँ ना मैं, आप सुनिए तो बात मेरी। आपको क्षमता ये आएगी कि जिसको आप वोट देते हैं कौन है, क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसको पार्टी पर ना जाइए आप। हम कहते हैं किसी पार्टी का हो, आप चाहे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो, अगर वो व्यक्ति चरित्रवान है, आदर्श है, और वह पढ़ा लिखा विद्वान है और अपराधी नहीं है कहीं का, तो उसको हम वोट देंगे। अगर इस जब भावना आपके अंदर ये आ जाएगी तो प्रभु आप ये जी, तो मैं सोचते नहीं, एक मैं तो आदमी आपको हूँ, मेरी भावना आ गई, लेकिन 140 करोड़ लोगों की भावना कैसे आएगी? अरे भाई वैसे ही जैसे आपके अंदर आ रही ऐसे ही 40 करोड़ में आएगी मान्यवर। आप 140 धन्यवाद। करोड़ लोगों को, आपके पास तो क्या, मेरे समझाइए। पास या आपके पास 140 करोड़ लोगों थैंक यू, तक थैंक ये यू। भावना पहुंचाने की सामर्थ्य है? अरे नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं पूरा। हम कहते हैं नहीं कोई पार्टी का आ जाए अच्छा आदमी होगा हम उसको वोट देंगे, खत्म बात। सर, चलिए और आगे सर और कोई मैं एक मिनट और लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। राम इस धरती पर आए कथा के अनुसार, कृष्ण इस धरती पर आए, बुद्ध इस धरती पर आए। वो एक बुद्ध पैदा नहीं कर पाए, वो एक राम पैदा नहीं कर पाए, वो एक कृष्ण पैदा नहीं कर पाए, वो एक जीसस पैदा नहीं कर पाए। और आप और हम चाह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वैसा हम पैदा कर दे? संभव ही नहीं है सर। अरे ये भाई आप सारी अपने को समझ व्यवस्थाएं, नहीं रहे हैं। आप ही ये राम सारी हैं, आप ही सर कृष्ण हैं, सर आप ही बुद्ध हैं, सर, समझिए सर अपने ये को छोटी समझिए। ओके। सर ये सारी व्यवस्थाएं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। पलायन प्रभु जी रुकेगा नहीं प्रभु जी जब प्रभु तक। जी, पहले अपने को, फिर अपने परिवार जब को, फिर एजुकेशन समाज को, सिस्टम फिर देश को। एजुकेशन सिस्टम प्लीज। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज होगा? वो विधानसभा लोकसभा में होगा। एजुकेशन अरे क्वालिटी भाई अब की अच्छे लोग भेजिए ना, गुणवत्ता, कौन कह रहा आपसे? गुणवत्ता यही अच्छे लोग भेजोगे कैसे जब बुरे लोगों को हटाओगे? क्या आपकी हमारी खाली बात होगी खत्म हो गई? चलिए और कोई प्याला, बोल रहा है, प्याला प्लीज खाली। प्लीज सर लीव इट। सर सर प्याला खाली होगा तभी तो प्याला भरोगे। सर हम और आप नहीं है, और भी हैं लोग, प्लीज औरों को मौका दीजिए प्लीज। और कोई है, भगवान कोई बोलेगा? भगवान आप पंजी बोल संपूर्णानंद रहे थे, जी, कोई पंजी, प्लीज महाराज भगवान बोलिए। आनंदम संपूर्णानंद जी, भगवान जी संपूर्णानंद आनंद। जी, मेरा अनुरोध है कि आप अभिषेक जी से अलग से चर्चा करके और इस विषय पे हम एक दिन स्पेशल आप इस पे बोलिए जिससे आपको गहराई से समझ सके और हम आपसे सवाल जवाब कर सके। ये तो मेरा अनुरोध है सिर्फ, क्योंकि जब कोई और वक्ता हो और विषय हो तो हमें तो उसके हाँ ही जी जी, आप कहना चाहिए। ये मेरा अनुरोध था आपसे। और थैंक दूसरी यू, आप बात, बहुत सही बात। उप्रेती जी, मैं अभी ऐड कर दूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। उप्रेती जी जी, जी बोलिए, बोलिए बोलिए जी सर, जी, बोलिए सर। हाँ जी, मैं मतलब मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ संपूर्णानंद जी। बिल्कुल जो आपने कहा है मैं बिल्कुल हर चीज से सहमत हूँ।
वही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे चलेगा कौन, करेगा कौन। महेंद्र द्विवेदी जी ने आज बहुत बड़ा एक विषय उठाया, जो एक ज्वलंत इश्यू है कि एक आदमी जो पलायन अपने लद्दाख, एक रिमोट जगह के लोगों को वहां से निकलने, मतलब वहां रहने के लिए उनके लिए संघर्ष करता रहा पूरे जीवन, और सिर्फ बातों से नहीं किया, उसने इंजीनियर होने के नाते टेक्निकल सॉल्यूशंस दिए और त्याग, जीवन त्यागा जिस आदमी ने, उस आदमी को इस भारत की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो हमारा ग्रुप है, अभी करनाल भी मीटिंग की, उससे पहले वर्धा में की, और जितने क्रांतिकारी और इतने बड़े बड़े विचार रखते हैं, इसका विरोध कितना किया इस संगठन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से या हमारे सभी संगठनों की तरफ से ये विरोध प्रस्ताव जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल द्विवेदी जी की बात से सहमत हूँ। ये एक देश की बहुत बड़ी घटना है। आज अगर वांगचुक जेल में रहेगा तो कल हम सब लोग भी जेल में डाल दिए जाएंगे। उसका कम से कम प्रेस मीडिया में जिक्र तो आ रहा है, हमारा तो कहीं जिक्र भी नहीं आएगा। 4 साल से लोग तिहाड़ जेल में बंद है, कोई जमानत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और जहां तक हमारा योगदान है, 68 देशों की इंडियन एम्बेसी में हम, हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और मैं दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जंतर मंतर पे हम लोग विरोध नहीं कर पाए। अगर ये ग्रुप सहमत हो तो मैं लीड लेने को तैयार हूँ, इस पे भी चर्चा हो जाए और हम लोग जंतर मंतर पे सब लोग इकट्ठे हों और हम उनको समर्थन दें वांगचुक को। वो सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण, एक अहिंसक रूप से जिस आदमी ने आंदोलन किया, लोगों को जन जागरण किया जिसने, और उसको जो है हिंसक घटनाएं करवा के और ऐसे उसको घेर के और उसको जेल में बंद कर दिया, हमें हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। कम से कम अभिषेक जी से तो हमारा अनुरोध है कि एक निंदा प्रस्ताव हमारे ग्रुप से भेजा जाए, और आगे अगर हम प्रदर्शन कर सकते हैं तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन की योजना बनाई जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, महेंद्र द्विवेदी जी अभी 3 दिन लगा के आए, अगर आप इस प्रस्ताव को पास करेंगे तो वो दोबारा आएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है उनके ऊपर। और बिल्कुल भाई। संपूर्णानंद जी भी इस पे समर्थन दें, इनका काफी बड़ा बेस है, ये तो एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और हमें करना चाहिए, सांकेतिक करें, जिससे ये लगे कि हाँ ये लोग भी सचमुच जो बोलते हैं, जो कह रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी एक उम्मीद रख रहे हैं, जिसके लिए वो सचमुच ये करना चाहते हैं, तो वो हमारा जमीनी स्तर पे दिखे। तो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव बने तो मैं आप सब लोगों के साथ हूँ और मैं सबसे आगे बढ़ के करने को तैयार हूँ। हालांकि हमने राइटिंग में जो है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी को हमारे तरफ से प्रोटेस्ट लेटर भेज दिया है और मांग पत्र भी भेजा है, और हमने सभी जगह जितना हमारा संपर्क था, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, या सब जगह हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं चलेगी, यहाँ पे डिक्टेटर राज नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में ये चीजें संभव नहीं है। या आप कह दो कि ये डिक्टेटरशिप है तो फिर नेपाल बन जाएगा ये, बिल्कुल 3 दिन में। जी उप्रेती जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अभिषेक जी, ये सुन रहे होंगे, अभिषेक जी आ गए नहीं आ गए अभी? अभिषेक जी, मुझे लगता है अभिषेक जी अभी बिजी हैं। चलिए आगे चलते हैं, और किसी को कुछ बोलना है? ये 7 प्रो आप ही का था सर, यादव जी? जी 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 उप्रेती ओके जी। ओके ओके, और कोई बोलना चाहता अभी है? हाँ हाँ, अभी 15 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र यादव साहब की बात का समर्थन करते हैं कि कम से कम हम एक ज्ञापन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दें और उनसे मांग करें, राष्ट्रपति को दें, प्रधानमंत्री को दें कि जो ये अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए और वांगचुक जी को रिहा किया जाए, है ना। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात भारत सरकार और राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। 15 लोगों में से महेंद्र जी, कितने लोग सहमत हैं? हाँ,
देखिए महेंद्र जी, एक बात बताऊं आपको, यादव जी ने जो कहा है ठीक है, आप भी सहमत हैं और भी सहमत होंगे, लेकिन जितने लोग इसमें हैं उन सबको कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उनके बारे में अभी जानकारी पूरी नहीं है। पहले आप लोग सब बैठ के अभिषेक जी के साथ एक उसमें रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, अगर सब सहमत हों तो जरूर भेजिए। क्योंकि हर एक के काम करने से पहले उसको समझना भी बहुत जरूरी है कि उसका हाँ हाँ, तो रिजल्ट क्या इसके लिए है, सर, किसके लिए भेज रहे हैं, इस, क्यों भेज रहे हैं। तो मेरा नहीं अनुरोध नहीं, है, इसके प्लीज प्लीज अभी इस इसके लिए बात तो को एक आप मिनट सर। रखिए। नहीं नहीं, उप्रेती जी, लेकिन तो कि कल इस मैं पे चर्चा रख लीजिए इसी विषय पे, हाँ, कल कल इस पर चर्चा रख लीजिए सर। वो कम अलग से से रख कम लीजिए। इतना अभी तो हो प्लान कि की हमारा बात और विचार कोई आ करना जाए। चाहता है? नहीं प्लान। नहीं, इस पर चर्चा रख लीजिए। अगर अगर वांचुकू जी, सोनम वांचुकी जी निर्दोष हैं, है ना, उनके हाँ निर्दोष यस निर्दोष निर्दोष होने के साक्ष्य हैं, तो हम जी, सभी लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उनका यस साथ देना एब्सोल्युटली चाहिए। करेक्ट। और यस गांधीवादी यस तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत हमें देश के राष्ट्रपति महामहिम को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र देना चाहिए। यस, ये हुई बात। कुछ कुछ भी कर सकते, लेकिन इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा पूरे लोगों के साथ बैठ। चलिए आगे प्लान के संदर्भ में कोई और बोलेगा? ये महेंद्र प्लान के द्विवेदी जी, हम अपने मानवतावादी आंदोलन की तरफ से पूरे विश्व में इसका विरोध कर चुके हैं, और मैं कल कॉपी भी पोस्ट कर दूंगा अपने ग्रुप में। जी जी और कल अगर चर्चा धन्यवाद। होगी तो मैं पूरा पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। जी जी सर, जी सर, कल सर इसी संबंध में अगर चर्चा हो जाए, आप अभिषेक जी से बात कीजिएगा कि कल हाँ इसी ये संबंध में अंतरंग जी, चर्चा हो। अरे अरे सर सर प्लीज, इसमें बहुत से लोगों ने हाथ उठाया है। अभी हमारे ये आचार्य जी हैं, आचार्य जी प्लीज बोलेंगे आप कुछ? जी जी। बोलिए सर। मैं बोलूं क्या? जी। हाँ जी जी बिल्कुल बोलिए सर। मैं जी पलायन पर ही बात करते हुए, और जो अभी जो चर्चा हो रही थी, उस सारे चर्चाओं के लिए मतलब इस आज की व्यवस्था में जो दोष है, जिसके कारण जो ये इनका अरेस्ट हुआ और ये सब हुआ, उसी पर मैं यह बात एक लाइन में ये है कि जो पलायन इसीलिए होता है कि जो हमारी जितनी भी जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज पे आज कब्जा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हो रहा है। नेचुरल जो हमारी जो मतलब जो आर्थिक आज़ादी है, जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसको कह सकते हैं, आर्थिक लोकतंत्र, वह नहीं है। इसके कारण हमारा पलायन का कारण है। तो उस पर आपको मैं थोड़ा सा काव्यात्मक तरीके से मैं यह बात बताता हूँ 2 मिनट में, कि मैंने लिखा था कि मोदी हो या मनमोहन, ओबामा हो या ट्रम्प, लालू हो या नीतीश, सब झुकाते हैं पूंजीपति के सामने अपना शीश। करते हैं मन की बात गरीबों का, काम करते हैं अडानी अंबानी अमीरों का। अडानी अंबानी पूंजीपति अमीरों का। यही है राजनीतिक आजादी का खेल, जिसके जब तक आर्थिक आजादी आएगा नहीं, होता रहेगा यही घालमेल। जब उद्योग लगेगा वहां कच्चा माल होगा, जहां कच्चे माल का आयात बंद होगा, पक्के सामान का निर्यात बंद होगा, तब इस विकेंद्रित अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, जहां अर्थ का नियंत्रण करेगा स्थानीय आदमी, न कि एक नेता और पूंजीपति जो योजना आयोग द्वारा भूमि अधिग्रहण कर किसान को उसकी हजारों वर्षों की पूर्वजों की संपत्ति को हड़प कर कुछ पैसे की लालच देकर बेरोजगार बेकार बना देता है। मन की मनमोहक बात करते करते 3 कृषि कानून लाता है। किसानों की फसल को भी कॉरपोरेट पूंजीपतियों द्वारा तय किए जा रहे मूल्यों के रहम कर जाता है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई में सिंगू बॉर्डर में आकर मर जाता है। किसान कब समझेगा वह भी उद्यमी है, उसका उत्पाद का मूल्य कोई एमएसपी समिति या पूंजीपति क्यों तय करेगा? अन्य उद्यमी की तरह अपने उत्पाद का मूल्य वह खुद क्यों नहीं तय करेगा? और अपने कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण उद्योग लगाकर वह पूर्ण उद्यमी क्यों नहीं बनेगा, ताकि कोई अदानी उसका गेहूं, सरसों सरसों तिल किसान से कच्चा खरीद कर हजारों मील दूर आटा तेल बनाकर किसानों के घर में ही फॉर्च्यून आटा तेल
न बेच पाए। अतः उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, जागो किसान जागो, उद्यमी बनो, अपने कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण उद्योग लगाओ, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित कर भारत को आर्थिक आजादी दिलाओ। तो ये वाह हमारा वाह जो वाह वाह, ये आपने तो सब जो कुछ बात समेट के रख दिया। जी। धन्यवाद, ये जो बहुत बात बढ़िया, हमने बहुत बढ़िया। आपने सब कुछ समेट के रख दिया। और अब मैं आप कह चुके सर जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? कुछ कहेंगे और? एक मिनट, एक लाइन खाली, एक लाइन इसको ऐड कर हाँ, दूं कि कहिए ये जो कहिए हमने सर, कहिए। आर्थिक आजादी वाला जो बात बोला कि अडानी अंबानी आपकी जमीन खरीद रहा है, आपकी जो रॉ मटेरियल्स के रूप में जो आप जो भी उगाते हैं वो सब आप ही से खरीद के फॉर्च्यून तेल आपके गांव में बेच देता है और हम कुछ नहीं कर पाते, और वो पलायन करके उन्हीं के फैक्ट्री में हजारों मील दूर जा करके नौकरी करता है इन पूंजीपतियों के। तो इसको फाइट करना होगा कैसे? उसका सिंपल है कि गांव गांव में हमें ग्रामोद्योग स्थापित करनी होगी, गांव गांव में कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, और यह सब स्थापित होगा, कोऑपरेटिव। संपूर्ण जी जो बोल रहे हैं वह गुरुकुल शिक्षा से स्थापित होगा। ऐसा मत सोचिए कि आज जाकर के हम ग्रामोद्योग खड़ा कर देंगे, आज नहीं होगा। वो बचपन से ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और वह सब जब होगा, और साथ साथ हमें ग्रामोद्योग खड़ा भी करना होगा जो जो ये है ना, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, मतलब उतना उत्पादन करेंगे कि हमारे गांव वाले उसको खरीद लेंगे, और आसपास के गांव में भी जहां पर जी वो नहीं जी प्रोडक्शन हो पा रहा वहां बिक जाएगा, जी जी जी, तब ठीक जाकर है पलायन जवाब। रुकेगा प्रभु। ये हमारी जी 20 जी साल जी, की ये बिल्कुल सही। हमारे भारत भ्रमण का ये खोज है, और इसी पर हमने ये जी, लिखा था। ठीक है, और ये धन्यवाद। कविता हमने धन्यवाद मोदी जी को ही ट्वीट किया था। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। प्रेमानंद जी जो है, प्लीज महाराज जी, महाराज जी प्लीज प्लीज बोलिए सर, प्रेमानंद जी। जी जी जी, बहुत बहुत अरे सभी का धन्यवाद। अरे सर बोलिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सभी लोग जो है ग्राम स्वराज पे जो चर्चाएं हुई हैं उसी से मिलती जुलती चर्चाएं यहाँ भी चल रही हैं। पलायन तभी रुकेगा जब घर घर रोजगार होगा। चाइना में पलायन नहीं, चाइना का आदमी आपको कहीं नहीं घूमता नजर आएगा, भटकता नजर आएगा। और बहुत से ऐसे देश है, जापान है, चाइना है, वहाँ पे घर घर में रोजगार है, घर घर में काम की व्यवस्था है, हर व्यक्ति के पास काम है। पलायन का मेन कारण है कि उस गांव में, उस जिले में जब रोजगार नहीं होता है तो बिहारी भी कलकत्ता भाग रहा है और उत्तर प्रदेश का भी भाग रहा है, हर स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में भाग रहा है और अपने स्टेट में काम नहीं कर रहा है। तो ग्राम स्वराज्य जो हम लोगों की परिकल्पना है उस पर हमको व्यवस्थित होकर काम करने की जरूरत है। पलायन रोकने का सिर्फ यही एक कारण है। और पूंजीपतियों की जितने भी प्रोडक्ट हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, उनका बहिष्कार अपने घर से शुरू करिए, उसी से पलायन रुकेगा। जब आप उसका बहिष्कार करेंगे तो आपकी डिमांड कहीं ना कहीं से तो पूरी होगी, कहीं ना कहीं से आपको सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो व्यवस्था आएगी। सबसे पहले बहिष्कार, उसके बाद आपके स्वदेशी का इस्तेमाल। ये कंज्यूमर अर्जुन तेल है, ये इतने भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनसे लड़ना है तो इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, इनको आर्थिक रूप से तोड़ना पड़ेगा और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं से निर्मित सभी सामग्रियों का प्रयोग करना है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और हमारे योगेंद्र भाई जी ने अभी जो कहा है, हमें बात समझ नहीं है कि कोई खेल में डाल दिया गया है, लेकिन हमारे ग्रुप अगर एक भी भाई किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उसका अनुसरण करें और उसके साथ बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सवाल के, जहां भी वो बुलाता है उसके जाकर जंतर मंतर हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर खड़े होकर के हमको पूरी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमको शांति मिलेगी और तभी क्रांति आएगी। जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक अब भारत में और विश्व में शांति नहीं आ सकती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा। अब मेरे ख्याल अभिषेक जी, अभिषेक जी
अभिषेक जी, अब मेरे ख्याल से समय हो गया है मुझे लगता है, तो अभिषेक जी तो है नहीं। प्रोफेसर उप्रेती जी मैं योगेन जी। एक उप्रेती जी मैं एक बस हाँ 30 हाँ सर, सेकंड के लिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। मैं योगेंद्र यादव जी ने जो कहा और अपने प्रेमानंद जी ने भी काफी अच्छा कहा और जी जी आचार्य कारिकर जी ने बड़े ही जबरदस्त आज मैं तो वो कॉपी कर ली है इनकी कविता और अपने व्हाट्सएप पर सेव कर ली है, उसको ध्यान से और पढ़ूंगा। बहुत प्यारी कविता लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं योगेंद्र यादव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जो कल का विषय इन्होंने बोला है ना सोनम वांगचुक जी के लिए रखने के लिए, इसके ऊपर जी। थोड़ा सा आप कृपा करिए अच्छा और कल ठीक। उनके ऊपर जी जी चर्चा करके, ताकि हम जी परसों जी। कोई इस तरह का, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं देंगे इस काम को करने में, जंतर मंतर हम्म। पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, या कहीं और जहां भी कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा वहां पर कल डिस्कस करके और उसको निचोड़ निकालें सर। जी 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 जी। तो थैंक ये यू। प्रोफेसर योगेन जी प्लीज, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? आप अभिषेक जी से बात करके कल फाइनल करा लीजिएगा और आप इसका समापन भी करते हैं। अभिषेक जी तो गायब हो गए, तो आप ही इसका समापन करेंगे प्लीज, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, ओवर हो रहा है। नहीं उप्रेती जी, हम समापन नहीं करते, हम तो शुरुआत करते हैं। अभी इस चीज की शुरुआत होगी, कल क्या अरे करेंगे हम लोग। वाह, चलिए शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत ही कर देखो, दीजिए। ऐसा ऐसा होता है कि हर चीज का जरूरी नहीं है कि हम देश भर में बहुत बड़ा जो है उन्माद फैला दें, लेकिन हमारा अगर एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, वो तो एक एग्जाम्पल है और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समर्थन हो रहा है। मतलब मैं जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जिस चीज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे जिसका समर्थन कर रहे हैं, हमारे हाँ देश में है, आंदोलनकारी है, लोगों को जागृत कर रहा है। 21 दिन की भूख हड़ताल की, अगर सरकार को कुछ करना था तो 21 दिनों में कर देना चाहिए था, या ये कह देते कि भी इनकी भूख हड़ताल गलत है, लोगों को दूसरी धारा में लेके जाते, चलिए। कन्विंस करते लद्दाख को। जी जी तो ये जी स्थिति जी, नहीं चलिए कल आती। डिस्कस कर लेते हैं, कल मुझे डिस्कस कर लगता लेते है हैं। कि ये सरकार का तरीका बन गया है कि उन्माद फैलाओ और दूसरे को फंसाओ। चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, जी चाहे वो 2002 का जो है ना गोधरा कांड हो, ये वही नीतियां हैं इन लोगों की। इस पे हमें जागरूक होके, एकमत होके, समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और कल इस पे चर्चा कर लेंगे तो जी जी जी। उप्रेती जी आपका ज्यादा ओके। असर रहेगा, क्योंकि मुझे तो वो नहीं नहीं, नॉर्मल प्रदर्शन मैं भी में बिल्कुल 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 मैं कह दूंगा। अभिषेक जी हैं नहीं, शायद हाँ, अभी आए नहीं है। चलिए कोई कल बात बात नहीं, करते हैं जितना इस बात पे। कर लीजिए। आ आज गए अभिषेक जी। आज आज सभा जी करेंगी समापन, आभार हाँ प्रदर्शन नहीं, सभा जी करेंगी, क्योंकि महिला सुनिए सुनिए, नेतृत्व महिला शक्ति। ये मेहर बाबा जी का भी हाथ खड़ा हुआ है, ये क्या बोल चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, नहीं और इसमें बोल रहे हैं उप्रेती क्या? जी चर्चा हो जाए। अगर हम उनका समर्थन भी करते, ये भी एक समर्थन है। अगर मीटिंग में हम ये भी कहते हैं कि भाई वो सही है, ऐसा नहीं होना जी जी। चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए, वो भी एक तो समर्थन है। लिखित हाँ, हाँ ये तो मतलब बहुत भेज बड़ी नमस्कार। दें, चीज वो भी है। समर्थन है। नमस्कार जी, नमस्कार। जी ऐसे जी जी जी। जंतर मंतर पर 24-25 नवंबर को और एक आप उन लोगों ने कार्यक्रम रखा है। सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन करने का गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिया है। उसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए हम 24-25 नवंबर को जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे 10 से 1 बजे तक। ये भी एक बहुत बहुत सूचना बढ़िया। आपको देंगे। थैंक यू थैंक यू सबकी, थैंक यू। हाँ, जैसे आप उन लोग और सामाजिक जी कार्य जी जी। करते हैं, तो हाँ पॉलिटिकल सिस्टम का भी भाग बनना हमें बनना जरूरी है। इसकी वजह से जी जी जी। हम इसको मूर्त रूप देने के संदर्भ में 24-25 नवंबर आप सादर, सभी लोग सादर आमंत्रित है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अभी सर, धन्यवाद। अभी एक आप सूचना कन्या, मैं भी दे हाँ हेलो, बोलिए। एक सूचना मैं भी दे दूं आप लोगों को सभी को। 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को, हम ऑल इंडिया संयुक्त शराबबंदी मोर्चे के तहत राजघाट पर धरना दे रहे हैं। जिसको भी सम्मिलित होना है इस बुरी बीमारी के प्रति, वह वहां आ सकता है। मेरी तरफ से सबको निमंत्रण है। ये एक सूचना मैं भी और दे रहा हूँ। अब और प्लीज, अब हम जी जी। उपेंद्र जी, हम और एक सो-
3 अक्टूबर को भी निर्माण भवन में एक मीटिंग होने जा रही है 11 बजे से 3 बजे तक। उसमें जी फ्रीडम फाइटर परिवार के लोग, लोकतंत्रता सेनानी, उनके सम्मान के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में। अभी एक ग्रुप है परिवार का, फ्रीडम फाइटर परिवार का, वो हर महीने के पहले संडे को 10 बजे से 10 मिनट तक मौन रखते हैं। तो ये उपक्रम अच्छा है। सभी देशों में हम सभी जिलों में, सभी तालुका तहसील प्लेसेस में भी हम इसको लागू कर सकते हैं। जी जी जी। चलिए 10 ये मिनट सब का फिर मौन। हम आप लोग अलग से बात कर लेंगे। अब हमारे समझ से बंद करना चाहिए। आचार्य जी प्लीज आप ही का समापन मान्यवर करो। 10 प्रोफेसर साहब तो अक्टूबर को नाराज हो मैं रहे हैं। मान्यवर 10 हाँ अक्टूबर को बोलिए मैं आदि बोलिए कैलाश बोलिए यात्रा सर। में जा रहा हूँ। हाँ उपरेश जी 10 अक्टूबर को मैं आदि कैलाश यात्रा में जा रहा हूँ। जो बंधु आना बोलिए चाहें सर। आ सकते हैं। 10 अक्टूबर को मैं आदि कैलाश यात्रा में जय जा रहा हो हूँ। जय जो हो यात्री आ सकते हैं हो आदर गया हो आमंत्रित गया हैं। जय हो जय हो आदरणीय जय सभी हो जय हो। सभी लोगों हाँ को सर सूचित खत्म। कर दें, सभी लोगों को सूचित कर दें कि कल भगत सिंह का जन्मदिन है। मैं अपने विद्यालय में भगत सिंह का जन्मदिन मनाऊंगा। आप लोग भी भगत सिंह का जन्मदिन कल अपने अपने घर पे, अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाएं और ऐसे क्रांतिकारियों के लिए कुछ समय निकाल करके उनको याद करें। इतना ही मेरा को संदेश देना था। जी कल थैंक यू सरदार थैंक यू भगत सिंह थैंक का यू। जी 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 थैंक यू। अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ। तो यहाँ का आप नज़ारा, रात्रि का दृश्य देख सकते हैं। ये श्री काशी कामकोटी पीठम, इन्होंने अपना यहाँ स्तंभ लगाया हुआ है। एंड करना है क्या? रात्रि के समय में माहौल सचिन जी आपकी जानकारी तो ठीक है, बहुत काम कर रहे हैं आप, लेकिन इस ग्रुप में भी मिलके कुछ करिए, इसको भी आगे बढ़ाइए। दिल्ली में आइए आप, बड़ा आंदोलन में भागीदारी करिए। सुभाष जी नेताजी ने तो दुनिया में घुमा दिया था सारा, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं। तो कोई ऐसा बड़ा काम करिए आप। मतलब मेरा अनुरोध ये था कि ये जिस ग्रुप में आप आए हुए हैं, इस ग्रुप में मिलके हम क्या कर सकते हैं। हमारा मतलब मेन यहाँ आने का पर्पज यही होता है करने को। हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 168 देशों में काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ जो हम ग्रुप में साथी हैं, हम मिलजुल के क्या कर सकते हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है जी। हाँ जी, शेख जी इसमें तो आप इसमें एक बता सकते हैं कि वोटर्स को पेंशन देने का इसको विश्वात्मा समाप्त किया जाए। भरत गांधी जी अभिषेक का जी आइडिया यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, सभी देशों में लागू किया जा सकता है। इसको पहले एंड वोटर्स कर को देते हैं पेंशन देने रिकॉर्डिंग, का उसके अधिकार। बाद बात करते रहेंगे। यस 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 आप इसी को समाप्त करते हैं। और अभिषेक जी शायद अभी ठीक नहीं है बिल्कुल सब। उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो नहीं, चलिए मैं एडमिन हूँ, आप लोग होस्ट हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके थैंक यू। मैं इस रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर आप लोग बात करते रहिए। ओके सर सबको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू नमस्कार। थैंक यू। क्योंकि अभी विषय नमस्कार बदल सभी रहा को। है। जी जी नमस्कार। जिनको बात करना है वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं।